हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक मिशन 100 सीरीज में, बैच में, जो भी बोल लो। सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं आपको आज लेक्चर टाइम पे नहीं दे पाया, क्योंकि एक थोड़ा सा इशू हो गया कि जहां मैं रहता हूं वो जिस मकान में रेंट पे रहते थे वो घर बिक गया। तो अचानक से, हालांकि 2-3 दिन पहले से ही चल रहा था ये, तो घर ढूंढना और फिर उसमें थोड़ा इंगेज हो गया मैं। लेकिन ठीक है, आपका नुकसान थोड़ा हुआ, इसके लिए आई एम सॉरी। कोशिश करूंगा कि आगे ऐसी दिक्कतें आपको ना आए, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बीच में ऐसा और हो। ठीक है, लेकिन भाई एक दिन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उससे ज्यादा तो लेक्चर मैंने दिया हुआ है आपको, है ना। शायद मैंने 4-5 दिन जो छुट्टी थी उसमें लेक्चर ले लिया हूँ, 3-4 दिन तो ले लिया एक्स्ट्रा। तो आप, उम्मीद है कि आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए। तो जिन लोगों का थोड़ा बैकलॉग रह गया होगा, आप पूरा कर चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इनर्शिया के बारे में और अलग अलग फोर्सेस के बारे में एकदम बेसिक से आपको बताया था कि नॉर्मल कैसे लगता है, टेंशन कैसे लगता है, स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को हमने समझ लिया था, और पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे आपकी पीएचडी है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मुलेशन वाला पार्ट समझाया था। अब उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, नाली कंसेप्ट बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पे बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे। तो मैंने जितना पढ़ाया है आपको, है ना, जिस हिसाब से आपको चीजें डेवलप कराई है, उस हिसाब से नीट में कैसे सवाल आए हैं और कैसे आते रहेंगे, उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे अब, और हम पीवाईक्यू के थ्रू। और आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पे जो आपको होमवर्क दिए थे, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आज जैसे ही मैं आपको स्लाइड में आगे लेके चलूंगा, स्क्रीन पॉज करके पहले ट्राई करना क्वेश्चन, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, फ्रिक्शन थोड़ा बहुत आज हम शुरू कर देंगे लास्ट लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम नीट के पीवाईक्यू देखेंगे, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी को। न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे, रॉकेट प्रॉब्लम, यस रॉकेट प्रॉब्लम बच गए, वो देखेंगे। गन बुलेट प्रॉब्लम बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं अभी नहीं ले रहा, मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लूंगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में। एक्चुअल में वहीं पे आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको दो तरह के सवाल मिल रहे हैं, एक्सप्लोजन, मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक्सप्लोजन गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, ये सारा का सारा आपका वर्क एनर्जी पावर के बाद जो चैप्टर आता है ना, सीओएम एंड कोलिजन में होगा, और डिटेल में होगा, बहुत डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में ना, गारंटी है कि जितना मैंने यकीन में पढ़ा है ना उसका 90%, और तुम कहीं भी फुल लेंथ फुल साल कहीं भी पढ़ते हो ना, उससे 150% ज्यादा, इतना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, यार जेई मेन में तो हल्दी हो गई, 100% क्वेश्चन क्लास नोट से है, 100% क्वेश्चन क्लास नोट से है, और 50-60% क्वेश्चन का एकदम डेटा मिलता हुआ, मतलब ये मिस्टर फिजिक्स के मैं आपको दिखाऊं, इसमें मैंने पिछले 20 साल के नीट के पैटर्न को पकड़ के बनाया हुआ है इसको। ठीक है, और इसमें से मैंने देखा कि डेटा सहित 50% क्वेश्चन है, डेटा सहित, लैंग्वेज सेम टू सेम एकदम, कंसेप्ट तो 100% है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, है ना। टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल भी दी थे, हो सकता है आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत बेसिक करना चाहते तो ये मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगा इस बुक के। ठीक है, बहुत बेसिक मतलब क्या है यार, नीट का जो आज तक का सिलेबस था वो, ठीक है ना, बेसिक मतलब ये, तो मैं अपलोड करा दूंगा, है ना। तो इसके पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चंस करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब लेक्चर, क्योंकि समय है नहीं, लाइव क्लास है नहीं। तो चलिए सबसे पहले ना नीट पीआईक्यू अभी तक जितना पढ़ाया था ना उसके पैटर्न को आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कहां पे कैसे सवाल आए हुए, चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है, देखिए, नीट 2013 का, और ऐसे इक्विलिब्रियम के सवाल 13 में, 8 में और 2019 में 3 बार पूछे। देखिए सवाल, देखिए आपको देख के याद आ गया होगा, क्या है, इस पर नेट फोर्स पूछा है 2m पे। देखिए लैंग्वेज के साथ, मतलब जो कंसेप्ट आपको पढ़ा है लैंग्वेज पे कैसे डिकोड करेगा। 3 ब्लॉक विथ मास m 2m 3m, तो दिख रहा है 3 ब्लॉक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड, हाँ भाई स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एफ फोर्स लग रहा है, हाँ भाई एफ फोर्स लग रहा है। मासेस मूव अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स, अब देखो नेट फोर्स पूछा है, टेंशन नहीं पूछा, एमजी नहीं पूछा, नॉर्मल नहीं पूछा, उस पर सबका सम, जो भी फोर्स लग रहा हो सबका सम ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, क्या होगा 0। ये कराया हुआ है क्लास में। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा है, और यहां पे मैंने 14 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 3 ब्लॉक इतना इतना इतना, ए है 4 किलो का, बी है 2 किलो का, और सी है 1 किलो का। यहां पे फोर्स लगाया 14 न्यूटन का फोर्स लगाया, अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक। देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। स्क्रीन पॉज करिए और खुद करिए, आपका कॉन्फिडेंस देखिए कहां चला जाएगा। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, और ऐसे सवाल, ऐसा नहीं कि एक आया है, ऐसे सवाल कितने आए वो मैं आपको बताता हूं। तो ये तो 2015 में है, ऐसे सवाल नीट 2024 में, 2022 में, 2014 में, 2015 में 4 बार रिपीट हुआ है। मतलब देख सकते 12 साल में 4 बार ऐसे सवाल आए। मैंने ईयर लिख दिया है, और कंसेप्ट क्या यूज होगा वो भी लिख दिया है। अरे बाप रे,
ऐसे हो जाए तो मजा हो जाए सर, ऐसा पूरा कमांड हो जाएगा नीट के पैटर्न पे, नीट के क्रोनोलॉजी पे पूरी कमांड हो जाएगी आपकी। चलिए बताइए क्या बोला है, 4 kg ब्लॉक, देन ए एंड बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल ए और बी के बीच में। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले टोटल सिस्टम पे लग रहा है फोर्स 14, टोटल मास 4 2 6 7 7, 14/7 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट, तो दो लाइन ऐसे बना लो, आगे वाले बी पे आगे, ए पर पीछे। अब बी और सी को एक साथ चिपका लो, तो 3 kg का ऑब्जेक्ट, और ये कितने से आगे एक्सिलरेट हो रहा है, तो 2 और 1 3 kg का ऑब्जेक्ट हो गया, बी और सी को एक साथ मान लिया, और आगे 2 से एक्सिलरेट हो रहा है। तो बताओ बी पर एक ही तो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स बनाओ, इसका मास 3, एक्सीलरेशन 2, 6 न्यूटन इज आंसर। और बताओ ऐसे सवाल मैंने आपको कितने करा दिए, रस्सी से कनेक्ट करने वाले, मतलब उसको मैं इसी में इंक्लूड कर लिया है, इसी में इंक्लूड कर लिया है, रस्सी से खींचने वाले में टेंशन और साथ चलने वाले में नॉर्मल, एक ही तरीके से तो निकालते हैं बेटा। ये देखिए पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, 6 kg 4 kg सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए। अब इसमें मैं बात नहीं करूंगा, क्या ही बात करूं, बताओ निकाल लोगे कि नहीं। हाँ सर देखो ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6g और 4g, चलाने वाला फोर्स 6g, रोकने वाला फोर्स 2g, बटा टोटल मास 6 और 4 10, 6g में से 2g जाएगा 4g/10, मतलब 2g/5। अब यहाँ पे 50 60 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसके टर्म्स में दिया हुआ आंसर 2g/5। अरे आंसर क्यों नहीं आया मेरा, एक मिनट, ऐसा कैसे हो गया, ये मैंने गलत किया है क्या? अच्छा अच्छा हाँ, गलत किया ना, ये 6 देखो मास 6 kg है, तो 6g 4 नीचे लगेगा, नीचे 4g लगेगा, चलाने वाला 6g, रोकने वाला 4g, ये 4g है, यहाँ आएगा 2g, कट क्या है नीचे 5, तो g/5, g/5। बताओ मजा आया। चलिए नेक्स्ट देखिए ये सवाल, बताओ क्या तुम्हें इसको डायरेक्ट करना सिखा है। देखो 2016 में पूछा वो सवाल है, और 2023 में, 21 में, 16 में और 2000 में 3 बार है, 4 बार है। तो सर से तो पूरी पीयू करा दिया आपने, ये सेम पैटर्न पे सवाल है, मैं आपको दिखा दूंगा चारों सवाल, चलो भरोसा तो होगा नहीं। अब देखो असल में अगर तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें कितने पीवाईक्यू करा दिए मैं बता देता हूं। इक्लून बेस 3 सवाल, इसी तरह का अलग अलग तरह के, और ये 4 सवाल, 7 सवाल, 7 और 3 10 सवाल, 10 और 4 14 सवाल मैं आपको करा चुका हूं। चलिए करिए, क्या बताया था बताओ। सर देखो ये v वेलोसिटी जा रहा है, तो ऐसे दो लाइन खींचो x और y की तरफ, ये एंगल 60 है, इधर x एक्सिस है, तो ये एंगल 60 होगा, तो v का ये कंपोनेंट होगा v cos 60। अगर v cos 60 से टकराया है और v cos 60 से वापस आएगा, जिससे टकराया उससे वापस आएगा, और ये वाली वेलोसिटी सरफेस के पैरेलल सेम रहेगी, तो 2v cos 60 आ जाएगी, क्या जाएगी 2v cos 60 चेंज इन वेलोसिटी, यही बताया था। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, 2mv cos 60, ये चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, नया नाम है चेंज इन मोमेंटम का। जैसे तेरा नाम है राहुल कुमार, लेकिन तुमको टिंकू कहते हैं, हाँ सर, ये इसका नाम है पिंकी कुमारी, लेकिन इसको घर में बकलोलिया कहते हैं, तो ये बकलोलिया बोले तो पिंकी कुमारी, तो वही है, चेंज इन मोमेंटम बोले और इंपल्स बोले कोई अलग चीज नहीं होता है, एकदम सेम होता है। तो सर ये हो गया आंसर, हाँ लिखिए। 2 मास बोलिए, लिखा होगा कहीं मास, मास एम ही है, चलो कोई बात नहीं एम ही रहने दो। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी v है। cos 60 कितना होता है, हाफ, cos 60 इज हाफ, हाँ तो 2 से 2 कट गया, एम भी इज आंसर, इतना आसान। हाँ अच्छा एक और बात बताऊं, cos 60 होता या cos sin 60 होता, दो ही कुछ आता। हाँ अब देखना इसमें मुझे एक चीज चमका, तो मैं बता रहा हूं, अगर तुमको भी चमके तो एक बार तो कमेंट कर देना सर मजा आ गया सुन के, मजा आ गया सुन के। क्या एक बात बता, मेरे लाल, मेरे नीले, पीले, काले, हरे 60 है, तो दो ही तो कंपोनेंट आता है, साइन या कॉस। हाँ सर, अब तो तुम चेंज लिखेगा तो या तो 2 भी साइन 60 आएगा या cos 60 आएगा, साइन 60 आता तो √3 के टर्म्स में आंसर आता। हाँ √3 नहीं है कहीं मैं पता सॉल्व करते करते देख रहा था, अरे यार क्यों ही कर रहा हूं मैं, देख लेता हूं ना, एक √3 वाला होगा, बिना √3 वाला होगा, √3 वाला नहीं आएगा आंसर, देखो √3 है ही नहीं, नहीं समझे तुम, इस लेवल पे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। चलो ये देखो मणिपुर, देखो 1 kg block strike a wall with a velocity 1 meter per second at angle 60 degree with the wall and reflect with the same angle with retain with constant wall for इतना सेकंड तक वॉल के साथ चिपका रहा। देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम तुम निकाल लोगे तो उसमें टाइम से डिवाइड कर देना, फोर्स आ जाएगा। सेम देखो 2023 का सवाल है, यही वाला, इसी पैटर्न में है ये, मतलब उसी पैटर्न में हुआ ना पूरा का पूरा, 60 डिग्री पर वॉल से चल रहा है। देखो नेक्स्ट देखो ये सवाल, देखो 3 ऑब्जेक्ट, तीनों को चिपका दिया और दोनों तरफ से फोर्स लगा है और टेढ़ा रखा है, तो हमें एमजीवी लेना पड़ेगा। ध्यान से स्क्रीन पॉज करिए, 2022 का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। मैं आपको सवाल समझा देता हूं, एक बार देख लीजिए। 3 केजी का ऑब्जेक्ट, 2 केजी का ऑब्जेक्ट, 1 केजी का ऑब्जेक्ट, इसी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर 60 से धक्का मारा है, नीचे 18 से धक्का मारा है, और इन तीनों का mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, तीनों का
भाई mg तो नीचे लगता है, उसका एक कंपोनेंट ही तो इंक्लाइन प्लेन पे आएगा। स्क्रीन पॉज करके इसका एसिलेशन निकालिए। एसिलेशन पूछा है, क्या पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल निकालने के लिए, टेंशन निकालने के लिए पहले एसिलेशन निकालना होता है। चुपचाप इसको करिए, स्क्रीन पॉज कर। अच्छा सवाल है, 99% बच्चे इसको छोड़ के आते एग्जाम में। अच्छा सवाल है, इसको करिए आराम से, स्क्रीन पॉज करिए। अब देखिए मैं बताता हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, ये देखने के लिए सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इन तीनों का mg sin थीटा देखो। mg sin 30, बोलो m की वैल्यू। सर m की वैल्यू है, तीनों को एक साथ मिला लो ना, तो 3 2 5 1 6 6। g की वैल्यू 10 और sin 30 होते हैं हाफ, ये कट जाएगा तो 30 आया, मतलब नीचे 30 न्यूटन लग रहा है। और नीचे की तरफ 18 से धक्का मार रहा था, 18 से, तो नीचे 30 नीचे ही 18, तो कितना हो गया 30 और 18, 30 10 40 48, लेकिन ऊपर कितना लग रहा है 60। तो चलाने वाले में ये जीत जाएगा। तो ऊपर की तरफ चलाने वाला फोर्स 60 माइनस नीचे की तरफ चलने से रोक रहा है 30 माइनस ये देखो 18 बटा टोटल मास 3 2 5 1 6। अब यहां पे ये 12 बटा 6 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलेशन आ गया, किधर ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलेशन आ गया। अब 1 केजी वाले ब्लॉक पर तुम बोलोगे कि इसका एसिलरेशन इस लाइन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब ये 18 भी नीचे लग रहा है, देखो इधर तो धक्का मार रहा है नीचे की तरफ 18 न्यूटन, और इसका जो mg sin थीटा होगा वो भी नीचे लग रहा है। m तुम्हारा 1 मास 1 है, g की वैल्यू 10 sin 30 हाफ मतलब 5 न्यूटन, तो 18 भी नीचे 5 भी नीचे, और ये जा ऊपर रहा है, तो कौन लेके जाएगा? 2 केजी और 1 केजी के बीच में नॉर्मल ऐसे बनाओगे, 1 केजी वाले पे नॉर्मल ऊपर, इस पे नॉर्मल नीचे, इस कॉन्टैक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स हो गया 5 और 18 23 बराबर फोर्स बराबर मास हो गया 1 इंटू एसिलेशन 2, n बराबर हो गया 23 प्लस 2 बराबर 25, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो 25 न्यूटन। और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, कैसे? तो डायरेक्ट मैं ऐसे सोचूंगा कि 1 केजी वाले ऑब्जेक्ट को 2 से चलाने के लिए यहां पर टोटल फोर्स की जरूरत है मास इंटू एसिलेशन 2 न्यूटन का। अब ये भाई 5 और ये 18, 18 5 23 नीचे, 25 ऊपर लगाएंगे तभी तो, 25 ऊपर 23 नीचे, तो नेट 2 बचेगा ना। देखो आ गया आंसर। ये अच्छा सवाल था थोड़ा। अब देखो ये काटने वाला सवाल आपको मैं करा चुका हूं। इक्विलिब्रियम देख लो, जैसे इसको काटोगे, इक्विलिब्रियम में जैसे इसको काटोगे रस्सी लूज, तो बी वाला नीचे गिरेगा जी से, और ये ऊपर की तरफ भागेगा क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ था। जैसे तूने रस्सी काटा स्प्रिंग ऊपर कंप्रेस होगा, तो बी नीचे जाएगा जी से। अब देखो ए और बी का दिया हुआ है, तो बी का g/3 गलत है, ये भी g/3 गलत है, ये होगा। और ये नीचे तो गिरेगा जी से, लेकिन ये ऊपर जी से थोड़ी ना जाएगा, mg के बराबर थोड़ी ना स्प्रिंग फोर्स है। तुम्हारा ये आंसर आ गया। वैसे मैंने पूरा सॉल्व कराया हुआ, देख लेना, मैं तो ये तरीके से बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखो नाली कंसेप्ट बताया था, देखो 2014 का सवाल। तो नाली कंसेप्ट क्या, देखो तुमको बताया था कि जब भी मोमेंटम दिया हो डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालो, या इसका स्लोप देखो फोर्स मिलेगा, और जब फोर्स दिया हो तो एरिया देखो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, बताया था। सेम टू सेम यही सवाल है, स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ो। ये सवाल कब का है? 2014 का। और ऐसे ग्राफ पर बेस सवाल पूछे जाते हैं। नाली कंसेप्ट पता है तो घबराओगे नहीं। किसका ग्राफ है? फोर्स और टाइम का, स्लोप का कोई मतलब ही नहीं, एरिया देखना। क्या पूछ रहा है? They are acting on the particle of mass m indicated by the force time graph shown the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकंड, 0 से 8 सेकंड तक चेंज इन मोमेंटम, मतलब 0 से 8 तक इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, वो चेंज इन मोमेंटम आएगा। एक सवाल मैं करके दिखा देता हूं। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा मान लो a1, ये a2, ये है a3। a1 बोलो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एरिया। a1 बोलो प्लस a2 माइनस प्लस a3 रख लेते पहले। a1 आ जाएगा तुम्हारा हाफ, बेस आ गया 2, हाइट आ गया 6, 2 गुना 6। a2 आ जाएगा तुम्हारा निगेटिव, देखो इसकी हाइट कितनी है 3, और 2 से 4 तक बेस -6, प्लस a3 बोलो यहां से यहां तक 4 से 8 तक बेस हो गया 4, और हाइट हो गया तुम्हारा 3, 4 3 12। जो एरिया निगेटिव है निगेटिव लेंगे। अब देखिए 12 6 18, 18 में 6 जाएगा 12, 12 आ रहा है आंसर, 12 आपका आंसर। देखिए कितना आसान आता है फिजिक्स, देख लीजिए आप खुद ही देखिए। ये 2018 का सवाल है, और ऐसे सवाल है ना, रस्सी में टेंशन निकालने वाला या फोर्स लगाने वाला, ऐसे सवाल कितनी बार पूछे? 2018 में, 2011 में, 2010 में, 2003 में, 2002 में। बड़ी प्रोबेबिलिटी है बहुत साल से नहीं आया है। स्यूडो फोर्स का बढ़िया सवाल है, बहुत साल से नहीं आया है। 18 का सवाल है, पढ़ लीजिए। ब्लॉक ऑफ मास m placed on a smooth inclined plane ABC of inclination theta as shown in a figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. wedge को राइट में acceleration दिया। The relation between a and theta for the block remains stationary. क्या बताया था? तो ये बराबर g tan थीटा, टिक करिए ना, g tan थीटा टिक करिए ना, और खुश रहिए और आगे बढ़िए। बताइए जो पढ़ाया वो आता है कि नहीं एग्जाम में, बताइए। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए
A man weight 80 kg stand on the weighing scale in a lift which is moving upward. अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एसिलेशन क्या होगा सर? लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एसिलेशन ऊपर, वो ऊपर एसिलेशन होना चाहिए, which is moving with uniform acceleration इतना, तो सीडो फोर्स नीचे लगेगा। देन व्हाट बी द रीडिंग ऑन द स्केल, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बताया था, रीडिंग ऑफ द स्केल होता है, अपरेंट वेट बताता है, तो एन बराबर हो जाएगा एम इंटू जी इफेक्टिव जी प्लस ए। एम की वैल्यू बोली 80, जी की वैल्यू बोली 10 और एसिलेशन बताइए 5, 15, 8 बचे 40, 400 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो एक बार ठीक कर लेना, कंप्लेन मत करना, हालांकि सारे सही निकाल दिए हमने। ये देखिए क्या है फोर्स, ऐसे सवाल इक्विलिब्रियम पे पूछे कई बार, 2009 का सवाल, 19 का सवाल है, रिसेंट सवाल, देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v acted by a three force shown by the vector triangle PQR, then velocity of the particle will। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से कांस्टेंट से चल रहा है, अब तीन फोर्स उस पर लगाए हैं और तीनों फोर्स को यहां पे डायग्राम पे दे दिया है। एक फोर्स है आपका ये वाला ऊपर जा रहा है P, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स है। तो फोर्स का एडिशन कैसे होता है? तो या तो कंपोनेंट में दिया होता तो आई कैप जे कैप के कैप में करते हैं, या ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, या पॉलीगॉन लगाएंगे। एक फोर्स आपका है, पहला देखिए टेल इसका हेड है, टेल है, हेड है, तो पहला फोर्स आपने बना लिया। पहला फोर्स बनाने के बाद दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है जहां पे पहला खत्म हुआ था, तो ये दूसरा फोर्स हो गया आपका, देखिए यहां पे एरो। तीसरा वहां से शुरू हुआ, सॉरी तीसरा वहीं से शुरू होगा जहां दूसरा खत्म हुआ, ये तीसरा बना लिया। अब तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? पहले के टेल से तीसरे के हेड को मिलाइए, पहला का टेल और तीसरे का हेड वहीं पे, मतलब ये नेट फोर्स जीरो हो गया क्या? ये वेक्टर का शानदार सवाल हो गया विद अ फ्लेवर ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया, तो रिमेन्स कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स आपका क्या आ चुका है? जीरो आ चुका है। बताइए, अब ये मैंने कुछ पीवाईक्यू करा दिया लॉज ऑफ मोशन का, और अभी तक जितना पढ़ाया है उतना ही कराया। अभी मैं न्यूटन सेकंड लॉ के चेंज इन मोमेंटम वाले सवाल कराऊंगा, वो तो करा दिया। चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम लिख के फोर्स वाले सवाल कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कराऊंगा और फिर बताऊंगा। हर साल कराता हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा हूं। नीट 2025 हो, 24 हो, 21 हो, 22 हो, हर साल उस पर सवाल आए। फिर मैं रॉकेट कराऊंगा, रॉकेट के सवाल दिखाऊंगा, ठीक है? फिर हम चलेंगे फ्रिक्शन की तरफ, समझ रहे बहुत अच्छे से। चलिए अब यहां देखिए, टू ऑब्जेक्ट पीटी ग्राफ इज गिवन, देन फाइंड रेशियो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बताइए, मोमेंटम टाइम हो, एरिया देखेंगे, स्लोप, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा फोर्स बताएगा। इस ग्राफ का स्लोप देखने के लिए tan थीटा देख लीजिए, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? y से 30 बना तो x से ये 60 बनाएगा, और ये तुम्हारा a जो है वो यहां से 30, यहां से 30, तो 60 y एक्सिस से बनाया, तो a से कितना बनाएगा? a x एक्सिस से कितना बनाएगा? 30 डिग्री। स्लोप देखने के लिए tan थीटा देख सकते हैं, तो बताइए a का स्लोप tan 30, b का स्लोप देखिए, b का स्लोप क्या था होगा? tan 60। tan 30 is 1/√3 एंड tan 60 is √3, तो हो जाएगा 1:3 इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, मजा आया? नेक्स्ट देखिए, क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम in 0.1 second moving with speed 20 meter per second, then the force experienced by the cricketer is, या force experience force of, experience force कितना होगा? सवाल सॉल्व करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम सवाल को, मैं हट गया थोड़ा सा, तुम सवाल को दो बार रीड करो। तो दो बार क्यों करो? दो बार मन लगा के पढ़ो सवाल, पढ़ो सवाल के एक एक वर्ड पढ़ो। अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन इतना टाइम विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड चल रहा था, देन एक्सपीरियंस फोर्स कितना हो? अब मुझे बताओ ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल हो सकता है? किस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल हो सकता है? बताइए, किस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल हो सकता है? मतलब क्या कंसेप्ट ऐसा हो सकता है जिस पर ये बेस्ड है? तो क्या ये इक्विलिब्रियम का सवाल है? नहीं। अच्छा, क्या ये स्यूडो फोर्स का सवाल है? नहीं। क्या फ्रिक्शन का सवाल है? नहीं। क्या ये कनेक्टेड बॉडी मोशन का सवाल है? नहीं। पुल्ली ब्लॉक का सवाल है? नहीं। कंस्ट्रेंट का सवाल है? नहीं। तो किसका सवाल है? मतलब जब तक आप ये नहीं पकड़ेंगे ये सवाल किसका है, तब तक आप सवाल करेंगे कैसे? बताइए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये सवाल किस पैटर्न का है। तो लॉज ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा तो इक्विलिब्रियम पढ़ा, इक्विलिब्रियम में तो नहीं ऑब्जेक्ट, बॉल चल रहा है उसको रोका है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, स्टैटिक का नहीं है। अच्छा, लामीज थ्योरम से होगा? नहीं, लामीज से भी नहीं। क्या ये एसिलेशन का सवाल है कि बॉडी एसिलेट कर रहा है तो एसिलेशन निकालो? नहीं। क्या ये डायनेमिक्स में कनेक्टेड बॉडी मोशन का है? नहीं। क्या ये चेंज इन मोमेंटम का है? बॉल चल रहा है, रुक गया तो मोमेंटम तो चेंज हुआ होगा, हाँ, और कितने टाइम में रुका वो भी दिया हुआ है। तो सवाल किस टॉपिक का है? सवाल है न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे? इसमें एक चलती हुई बॉडी है, उसको क्रिकेटर ने कैच कर लिया, मतलब रोक लिया, और टाइम दिया हुआ है। तो बॉल चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा, रुक गया तो मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम ले लेंगे, बटा टाइम से डिवाइड करेंगे फोर्स। मैंने रुक के यहां पे इसलिए समझाया
कि आपको ना अपने अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, क्रिकेटर कैचेस द बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन इतना सेकंड मूविंग विथ स्पीड इतना, देन द एक्सपीरियंस फोर्सेस। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि फाइनल स्पीड 0 है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा फाइनल स्पीड 0। सर कैसे पता चलेगा? बॉल रोक लिया, पहले बॉल चल रहा था बाद में रोक लिया, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0। इनिशियली बॉडी चल रहा था, तो मान लो मास का ऑब्जेक्ट v से चल रहा था, इनिशियल मोमेंटम ये होगा। फोर्स बड़ा होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज क्यों लगाएंगे? क्योंकि इन लिखा है। बताओ फाइनल मोमेंटम बोलो 0, इनिशियल मोमेंटम बोलो मास इंटू वेलोसिटी, टाइम बोलो 0.1 सेकंड, रख दो। ये रखो यहाँ पर, मास रख दिया हमने 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके 1000 इंटू मास रख दिया, इंटू वेलोसिटी है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड और बटा टाइम 0.1। माइनस को इग्नोर किया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, दूसरे जीरो से ये कैंसिल होगा, 0.1 को लिखेंगे 1/10, ये से ये कैंसिल होगा, तो 30 न्यूटन तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अब ये पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि ये वाला काम हमको कब करना है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जब किसी सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा और आपको टाइम दिया हो, तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम फोर्स होता है, पहली बात। दूसरी बात, इंपल्स पूछे तो इंपल्स में चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, इंपल्स पूछ के तो दिखाए कभी, चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे फटाक से। अब देखिए क्या कह, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और उसपे 6 न्यूटन का फोर्स लगा के फाइनली 30 मीटर पर सेकंड से चला दिया। 1 केजी का ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा सर? 30 माइनस 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर? चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन, ये फोर्स आ जाएगा। द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। अच्छा टाइम पूछा है, देखो क्या पूछा है, टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। रुक के, मैं बेवकूफ नहीं हूं, इतना समझ जाइए, ठीक है? कि सबसे वो आसान चीज समझने वाला था वो करा दिया, तो ये भी मैंने आसान बना के करा दिया। चलो फोर्स कितना लग रहा है? 6 न्यूटन, तो फोर्स को रखिए 6 न्यूटन बराबर। फाइनल मोमेंटम बताइए गुरु। सर फाइनल मोमेंटम ही तो मास इंटू वेलोसिटी 30 हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट में था, बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को आप यहां लाएंगे, ये हो जाएगा 30/6, 5 सेकंड आएगा क्या? देखिए आपका 5 सेकंड आंसर है। तो पैटर्न पकड़ लिया आपने, द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम इज दिस, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 3 सेकंड। तो इस पर मैंने दोनों सवाल कराया आपको कि मोमेंटम दिया हो, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इंस्टेंटेनियस फोर्स आ जाएगा, और एट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ बराबर बताइए क्या होगा? इसका डिफरेंस 2 का डिफरेंस 0, 3 बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का 2t। कब पूछा है? सब 3 सेकंड पे, तो टाइम 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 गुना टाइम की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 18 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है। देखिए 18 न्यूटन आपका फोर्स लगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द है तो जरूर बताइएगा, नहीं है तो चिल करिए बेटा, मस्त होके चिल करिए एकदम। बताइए सर, मजाक लो मास्टर, एकदम धुआं धुआं हो गया। अब अगर इसी में पूछता फाइंड फोर्स इन 3 सेकंड, तो कैसे निकालते? एवरेज फोर्स टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन। अब सुनो, तो मोमेंटम देंगे तो आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। अच्छा मोमेंटम का तुम्हारे दिमाग में है कि इंटीग्रेट करके आता फोर्स तो नाली में गिरे हुए मिलोगे। अच्छा फोर्स देके मोमेंटम पूछो, स्पीड पूछो तो इंटीग्रेट करेंगे, ये तो पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये बड़ा सुंदर सवाल है। अ फोर्स एफ बराबर 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप acts on an object moving in xy plane, find magnitude of change in momentum of the object in time interval 0 to 2 सेकेंड। ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी कराए थे, इस बार यकीन में कराया, और अभी कल जेई 2026 में ये एज इट इज सवाल पूछा है, वहां पे वेलोसिटी पूछी थी बस, और वेलोसिटी वाले भी सवाल मैंने कराए हुए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो फोर्स है 1D में लग रहा है 2D में? देखो फोर्स में आई कैप और जे कैप दोनों है, मतलब फोर्स 2D में लग रहा है, आई कैप वाला टर्म, जे कैप वाला टर्म 2D में लग रहा है। अच्छा फोर्स दिया होता है तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं? सर डिफरेंशिएशन ही, फोर्स का डिफरेंशिएशन ही नाली में गिरेंगे, ना 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 नाली में गिर जाएंगे। यस, फोर्स का डिफरेंशिएशन ही नाली में गिर जाएंगे, तो हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो चलिए हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी, तो डीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी टी। यस सर, फोर्स बताइए कितना है? तो फोर्स की जगह पे रखिए, देखिए क्या है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू आपका टर्म dt, ये होगा। एक बार इसको अच्छे से बता देता हूं, ये प्लस टर्म है, ये आई के वाला टर्म अलग, जे वाला टर्म अलग, dt बाहर है, तो इस dt को पहले इसमें चिपकाएंगे, तो ये होगा 2t इंटू डी टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन में जब दो टर्म हो तो दोनों का सेपरेट सेपरेट करते हैं, आई जैसे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 2t प्लस 3t स्क्वायर भी होता तो दो बार इंटीग्रेशन करते अलग अलग टर्म का। हाँ सर, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए,
पी इनिशियल से पी फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन पी, अपर लिमिट रखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर 2 बाहर, टी का इंटीग्रेशन हो जाता है टी का पावर 1, तो टी का पावर 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर 3 बाई 3। लिमिट बोलिए कहां से कहां तक दिया बेटा, देखिए 0 से 2 तक, तो आराम से यहां पे लिमिट रख दीजिए 0 से 2 तक और 0 से 2 तक। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए टाइम की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 0, 0 रखने पे 0 आएगा, प्लस टाइम की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 0, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब, एक मिनट, टाइम की जगह पे 2 रखें, 2 का क्यूब ना, 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 4 प्लस 8, देख लीजिए आराम से, 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। बोलिए समझ में आया किस तरीके से हम फोर्स दिया होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं और मोमेंटम दिया हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर फोर्स टाइम ग्राफ दिया है तो एरिया निकालेंगे, मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया है तो हमेशा स्लोप निकालेंगे। नाली कंसेप्ट ओपी एक बार लिख दीजिए सभी लोग, पेज नंबर 18 पे। समझ में आया अच्छे से? इंटीग्रेशन हम आराम से करेंगे, 2 टर्म है तो एडिशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। यस, बहुत अच्छे से अगर समझ आ चुका है तो फटाफट आग लगा दीजिए एक बार। चलिए और ध्यान से देखिए कि आप एमआर स्कैम में फंस चुके हैं, ये गलत है। आपका स्वागत है एमआर स्कैम वर्ल्ड में। जितने लोगों को समझ में आ गया था और लग रहा था एकदम सही किया, बहुत बढ़िया, तुरंत से -1 कलम कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे सॉल्व करने के बाद डाउट में थे कि नहीं मास्टर कुछ तो गलत कर रहा है तू, वो +1 कर लीजिएगा अभी से पहले। अभी तक नहीं, फंस चुके तो फंस चुके, अब सोचिए क्या गलती हुई, कहां स्कैम हुई। सर स्कैम माने स्कैम माने क्या समझे सर, क्या समझे सर, आई जे का साथ तूने कहां छोड़ दिया। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि टर्म आई वाला है, ये जे वाला है, तो 4 के साथ आई आएगा, 8 के साथ जे आएगा। चेंज इन मोमेंटम तुम्हारा होगा 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सीधा 8 और 4 12 आप नहीं लिख सकते, 8 + 4 भी नहीं लिख सकते, वेक्टर साइन के साथ लिखना, ये गलती, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ फोर्स F बराबर 6t स्क्वायर आई कैप 4t जे कैप अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए, क्या कर लोगे सर? मोमेंटम निकाले तो वेलोसिटी भी निकाल देंगे। हाँ, डीपी का इंटीग्रेशन डेल्टा पी, वही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये टर्म देखो 6t स्क्वायर आई कैप 4t जे कैप, इसका इंटीग्रेशन करो 6 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 3/3, लिमिट रखेंगे 0 से 3 तक, समय देखो 0 से 3 दिया है, और 4 बाहर, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से 3 तक। ये आई कैप जे कैप मत छोड़ना। उसके बाद इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, लिखा है तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल स्पीड बराबर ये टर्म आई कैप जे कैप के साथ लिखिए, आंसर भी आई कैप। और यही सवाल जो मैं कह रहा था नीट जेई 2026 में पूछा है, जो 2002 नीट में आ चुका है। नीट के सवाल जेई में पूछते हैं, यस, खूब सारे, कम से कम 20-30% सवाल एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल मैं कराने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, और इसकी हाइट है, जहां से मैंने ड्रॉप किया है, ध्यान सुनिएगा, उसकी हाइट है लेट से 20 मीटर। अच्छा सर 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, हाँ हाइट से ड्रॉप किया, और ग्राउंड पे एक लड़का बल्ला लेके बैठा हुआ है, बल्ला मतलब बैट लेके बैठा हुआ है। जैसे ही बॉल नीचे आया उसी इंस्टेंट पे भाई साहब इससे हिट किया तो ऑन एन एवरेज फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन। बॉल यहां पे आया, वैसे इसने हिट कर दिया, हिट करने के बाद बॉल ऊपर की तरफ भागा और भागते 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 मैक्सिमम हाइट 45 मीटर रीच किया। कितना मीटर रीच किया? 45 मीटर। तो बताइए कांटेक्ट टाइम कितना होगा? ये सवाल पूछा। ये सवाल किस टॉपिक का है? अच्छा, लैंग्वेज के टर्म्स में कैसा पूछ सकते हैं, तो यहां पे मैंने दिया हुआ है, इसको मिटा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, मैं पूरा कराऊंगा आपको। यहां पे सवाल दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, ये लैंग्वेज है, ये सवाल का लैंग्वेज है, पढ़ लीजिए। वही सवाल है, बॉल ऑफ मास है, देखिए 50 ग्राम का बॉल है, देखिए मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब बॉल का मास 50 ग्राम है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 20 मीटर, हाइट 20 मीटर से ड्रॉप किया है, बॉल यहां आया, एक लड़का बल्ला लेके यहां पे बैठा हुआ है। वैसे ही बॉय ऑन द ग्राउंड हिट द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड विथ फोर्स 200 न्यूटन। फोर्स भाई साहब ने 200 न्यूटन लगाया, so that it attain a vertical height of 45 meter, then time for which ball remains in contact with the bat is।
तो टकराने के बाद कितने मैक्सिमम हाइट तक गया है? 45 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक गया। तो कितने टाइम के लिए बॉल के साथ बल्ला कांटेक्ट में रहा? कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से। सवाल पर क्या आपको ये नहीं लगा सर एवरेज फोर्स दिया है, कांटेक्ट टाइम पूछा है, बॉल किसी हाइट से गिर रहा है, किसी हाइट को जा रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या शर्म आ रही है आपको? तो कोई शर्म नहीं आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल भर भर के पूछते हैं। तो पुल्ली ब्लॉक और कांस्टेंट रिलेशन इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आपको समझाया, मजा भी आया होगा, लेकिन ऐसे सवाल भी करिए, इसमें भी मजा आएगा, चिंता मत करिए। आइए देखिए, एवरेज फोर्स होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन को यहां ले जाइए, एवरेज फोर्स आपको दिया हुआ है नीचे रख लीजिए, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम लिख रहे हैं, वेक्टर होता है मोमेंटम। यहां पे मास लिखेंगे m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाई एवरेज फोर्स। क्या यहां से मास कॉमन निकल जाएगा? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई एवरेज फोर्स आप लिख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में डिराइव करके दिया तुम्हें, बाकी तुम यही पुट कर दो ना, क्या जरूरत थोड़ी ना मास कॉमन निकालने की, वो तो तुम वैल्यू रखोगे तो बाहर निकाल सकते हो आराम से। अब एक बात बताओ कि बॉल जब यहां से छोड़ा तो भागते 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 mg की वजह से स्पीड गेन कर लेगा। हाँ, तो जब वो 20 मीटर तक आया तो बल्ले का इफेक्ट थोड़ी ना पड़ा उस पर, वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा था और जस्ट टकराने से पहले उसकी स्पीड होगी √2gh। √2g की वैल्यू 10, हाइट 20 मीटर, तो 20 दूना 2 400, √400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की हाइट से टकरा है और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टकरा है और वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही थी, तो इसका डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये माइनस आएगा। और बल्ले से उसने हिट करा, तो हिट करा तो यहां पे फोर्स लगा जिसकी उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, और कितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हुई होगी? तो मैक्सिमम हाइट बराबर होता है u²/2g। मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि 45 मीटर हाइट गेन करे? तो u बराबर हो जाएगा √2g की वैल्यू 10 इंटू 45, 45 गुना 2 90, √900 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो प्लस। अब वैल्यू पुट करो फटाफट, बताओ डेल्टा टी बराबर, मास बोलो, मास है 50 ग्राम मतलब 50/1000 केजी में बदलेंगे तो, और फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारा 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है -20, देखो -20, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस फॉर्मूले का इंटू -20, ठीक है, हाँ, बटा फोर्स 200 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कटा, यह 5 इंटू 30 माइनस ऑफ माइनस प्लस 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 100 गुना 200, 50 चौके 200 और 5 20 पचे 100, तो 20 गुना 4 1/80, 1/80 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहा। और ये सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सालों से मैं कराते आ रहा हूं, हर साल कराता हूं, और जेई नहीं नीट 2025 में सेम सवाल एग्जाम में, एकदम सेम डिट्टो से। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखिए, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। भाई मेरे 40 मीटर की हाइट पे गिरा, सर आप 20 लिए थे। इसको क्या एकदम सेम डेटा के साथ नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज के साथ नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज देख इसका क्या है, इतना केजी का मास ड्रॉप किया इतने हाइट से, हिट द ग्राउंड एंड रेज टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, ग्राउंड से टकराया और मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक गया। देन इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, इस टाइम नहीं पूछा, सिर्फ बोला इंपल्स बताओ, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये लिखोगे। अब बताओ 40 मीटर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सर नीचे की तरफ होनी चाहिए, ज्यादा है नीचे, माइनस √2g इंटू एच, तो होगा -2g की वैल्यू 10 इंटू 40, 40 गुना 2 80, 80 √800, √800 आ रहा है गुरु, √800 को हम लिख सकते हैं 400 गुना 2, 420 बाहर निकला 20√2, तो 20√2 आ गया। और 10 मीटर हाइट जाने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो v इज इक्वल टू √2gh, तो v बराबर 2g की वैल्यू 10 और हाइट 10, 10 10 20, 20 दूना 40, नहीं 10 10 सॉरी 10 दूना 20, 20 इंटू 10 √200, √200 की वैल्यू हो जाती है 14 की मीटर पर सेकेंड के आसपास ही, और 20√2 हो जाएगा 20 × 1.4 मतलब 28 के आसपास आ जाएगा ये, -28 रख दो यहाँ पे। मास बोलो कितना है? 0.5 मतलब हाफ, फाइनल कितना हो जाएगा 14 माइनस ऑफ -28, तो 14 मतलब 7 आ गया ये, और ये प्लस 2 से डिवाइड करोगे 14, 14 7 21, 21 के आसपास आंसर आना चाहिए, 21 न्यूटन। बताइए मजा आएगा नहीं? अब इसमें थोड़ा सा जेई सॉरी नीट 2025 ने क्या किया, डेटा ऐसा रखा कि तुरंत आपका रूट के टर्म्स में आंसर आ रहा है, और क्या कर लिया उसने। अब ये देखिए सवाल अभी करा दिया मैंने, ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है, फोर्स बता दीजिए।
ये करा नीट 2023 में सवाल है, ये वो नहीं है 2015-16 में करा था, वो नहीं, वो तो आया ही है, 15-16 वाला तो करा है, ये नीट 2023 का रिसेंट का है ये। तो क्या बात करो, इस पर कितने सवाल और कैसे मोमेंटम चेंज समझाया था। देखिए नेक्स्ट, फुटबॉलर प्लेयर मूविंग अ साउथवर्ड, क्या है, फुटबॉलर प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ठीक है, साउथ में जा रहा था भाई, ईस्ट में टर्न ले लिया, ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल द टर्निंग। देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनली कहा ईस्ट में, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन ईस्ट में, और तो फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन ईस्ट में, मतलब आई कैप लिखोगे माइनस फॉर्मूले का, और इनिशियल कहां जा रहा था, साउथ में, तो माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे कैप, आई प्लस जे कैप का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आंसर। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कितनी ईमानदारी से समझा है। अब तुम बोल रहे होगे एक मिनट सर, सर लेकिन एक मिनट, पहले तो साउथ में जा रहा था फिर ईस्ट में जा रहा है, साउथ और ईस्ट, साउथ सॉरी साउथ का साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट होना चाहिए ना, साउथ और ईस्ट, क्या मास्टर पगला गया क्या, अरे मास्टर मास्टर, यार जितने लोग ऐसा महसूस हो रहा है बताओ, कितने लोगों को पेज नंबर 22 पे समझ आया, कितने लोगों को पेज नंबर 22 पे समझ आया। सम नहीं निकालना है, ये ईस्ट और साउथ का बीच में कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन देखना है, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर देखना है। ये देख, ये वेरिएबल मास का सवाल है, वेरिएबल मास पे अपन पहुंच गए क्या, एक मिनट रुक जा पहले, नहीं वेरिएबल मास का सवाल अभी मैं रॉकेट से पहले कराऊंगा, एक मिनट दे देना भाई मेरे, एक मिनट दे दे, एक मिनट दे दे, पहले ये 3-4 सवाल कर देख भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं कसम खुदा की, डिटेल बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ भाई। चलिए इधर देख, a body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v and bounce back with the same velocity, then impulse imparted by the bodies। देखिए नीट 2011 का सवाल है, बता बेसिक बेसिक में बताया था कि नहीं, ऐसे गया है और सेम स्पीड से वापस गया है, 2 MB योर आंसर, ये होता है कंसेप्ट। इधर देख, बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F बराबर 6 I कैप 8 J कैप 10 K कैप, acquire an acceleration of 1 meter per second square, then mass of the body must be। ए भाई मेरे, तुमको ये फोर्स दिया हुआ है, हाँ उसका एसिलेशन दिया हुआ है, तो फोर्स बटा एसिलेशन कर दे, वो मास आ जाएगा। अब वो केजी में दिया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल, मॉड ऑफ फोर्स निकाल ले, मास से डिवाइड कर दे, वो एसिलेशन आ जाएगा। तो बहुत आसान लगा गुरुजी, यस। अब ये देख, ये नीट 2023 का सवाल है, इसको ना प्लीज बेटा 1 मिनट स्क्रीन पॉज करके पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके पढ़ो, मैं हट जाता हूं, करो पढ़ तो ले कम से कम। अब सवाल देखो, बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। बुलेट को मैंने u वेलोसिटी से फायर किया, बुलेट को मैंने u वेलोसिटी से फायर किया, u वेलोसिटी से फायर किया, व्हेन द बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along the length horizontally, velocity of the bullet becomes u/3। तो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, जब वो 24 सेंटीमीटर चला तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो गई, then it further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block, then total length of the block is। यहां पे x चलने के बाद ये रुक गया, तो टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक कितना होगा। oh my god, this question is already done in kinematics, right? हाँ तो खत्म है, क्या बता, काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशन मोशन से कराते समय मैंने ये बात बताई थी सर जी, क्या तुमको दिया है इनिशियल वेलोसिटी है और 1/3 लूज किया है, कांस्टेंट रिटार्डेशन चल रहा है, तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा, ना टाइम दिया है ना टाइम पूछा है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सीधा आंसर आ जाएगा। इसको मैंने लॉज ऑफ मोशन में क्यों लाया, क्योंकि यहां पे तुमसे एक और चीज पूछ सकता था, क्या एवरेज फोर्स कितना लगा है, तो जब तू एक्सीलरेशन निकाल देगा उसको मास से मल्टीप्लाई करके एवरेज फोर्स नहीं निकाल देगा। तो ये तो सीधा काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया, लेकिन एवरेज फोर्स पूछता तो मास से मल्टीप्लाई करके एवरेज फोर्स निकाल देते। अच्छा ये सवाल देख, a ball of mass 0.5 kg dropped from a height 10 meter strike the ground and rebounds to the same height, then magnitude of impulse imparted to the same height तक गया है, 10 मीटर से ड्रॉप किया 10 मीटर तक गया है, तो जितनी स्पीड से ग्राउंड पे टकरा रहा होगा उतनी स्पीड से रिबाउंड हो गया होगा, सीधा वो स्पीड निकाल ले, और इंपल्स बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सीधा आंसर आ जाएगा। 10 मीटर से ड्रॉप किया तो नीचे स्पीड तो निकाल ही सकता है तू, हाँ सर निकाल सकते हैं। ये सवाल देख, a particle of mass m moving with velocity uniform velocity v1, it given an impulse such that its velocity becomes v2, then impulse is equal to, अबे भाई चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। ये बातें आपको समझ में आई अच्छे से? रॉकेट का सवाल, अब मैं रॉकेट पढ़ा देता हूं, अब मैं रॉकेट पढ़ा देता हूं, मैं रॉकेट पढ़ा देता हूं। अब तुम कह रहे थे नोट्स कैसे बनाने हैं, तो देखो नोट्स ऐसे बनाना है कि जितने मैंने यहां पर सवाल कराए हैं उस सभी सवाल के ऊपर देखोगे मेजोरिटी के ऊपर शॉर्ट फॉर्मूले लिखे और उस पर कैसा सवाल पूछा वो बताए। तो आप पहले नोट्स में वो सारे फॉर्मूले लिखिए, उस पर कैसा सवाल पूछा जा सकता है अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जहां जहां मैंने थ्योरी पढ़ा है, जैसे अभी रॉकेट पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी लिखिए शॉर्ट नोट्स में। जो जो एमआर स्कैम है वो तो लिखना ही लिखना है। तो क्यों? वही तो सबसे खास सवाल है जिसमें गलती हो सकता है, वो तो लिखना ही लिखना है। साथ में शॉर्ट थ्योरी लिखनी है। जो क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और मेड इजी जल्दी से आ जाएगा 5-10 दिन में, तो उसमें सारी चीजें आपको बहुत आराम से मिल भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो रॉकेट समझिए क्या होता है। रॉकेट वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड। वेरिएबल मास सिस्टम का माने कि दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। एक कांस्टेंट मास है तो डीवी बाई डी टी इंटू मास फोर्स लगेगा, और अगर मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट तो डीएम बाई डी टी लगेगा। ये बात हमने करी थी। अगर बेटा मास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से तुम्हारा मास क्या हो जाता है बाहर, फोर्स क्या पढ़ा आपने, एम इंटू डी बाई डी टी, तो फोर्स निकाला था। हर केस में चाहे एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो, आप मास को बाहर ले रहे थे। चेंज इन मोमेंटम के नाम पे मास को बाहर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो कर रहे थे। हाँ सर। अगर मान लो मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मास वेरिएबल है तो वहां पे फोर्स क्या लगेगा, v इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी क्या है, जिस रेट से मास बदल रहा है, जिस रेट से मास बदल रहा है। अब यहां पर देखिए सवाल क्या कहता है कि भाई मेरा एक रॉकेट है, ठीक है, अरे भाई मेरा एक रॉकेट, हाँ वही तो भाई मेरा रॉकेट है, देखते हैं, ठीक है। रॉकेट का मान लो कि इनिशियली फायरिंग से पहले उसका मास एम नॉट था। अब रॉकेट जब ऊपर उड़ा तो इसने गैस को बर्न करके नीचे की तरफ फेंका। अब गैस बर्न करके नीचे की तरफ फेंकते हैं ना, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यू। ये वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, इजेक्शन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस जो निकल रही है वो यू वेलोसिटी से निकल रही है, तो ठीक है, समझ गए, यू वेलोसिटी से निकल रही है। वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यू वेलोसिटी से निकल रही है। और पर सेकेंड जो निकल रहा है मास, वो डीएम बाई डी टी रेट से निकल रहा है। मास बर्निंग, बर्निंग पर सेकेंड, ठीक है। तो ये निकले क्यों रहा है नीचे, नीचे क्यों निकल रहा है सर? क्योंकि अंदर में इंजन लगा होता है, इंजन गैस को बर्न करके नीचे फेंकता है। हाँ, तो मान लो कोई चीज यू वेलोसिटी से चल रहा हो और उसका मास डीएम बाई डी टी से चेंज हो तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, हाँ तभी तो नीचे भागा है। तो मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि फोर्स ऑन गैस ड्यू टू रॉकेट कितना होगा, ऑन गैस ड्यू टू रॉकेट कितना होगा? सिंपल सी बात बताओ सर। फोर्स ऑन गैस ड्यू टू रॉकेट होगा नीचे की तरफ u इंटू डी एम बाई डी टी। ये वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, जिस रेट से गैस बर्न हो रहा है, इंटू डी एम बाई डी टी, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ गैस। अच्छा हाँ, u इंटू डी एम बाई डी टी सेल्सियस। जितना रॉकेट ने गैस पर फोर्स लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें मैंने यही रटवाया था कि जितना एन बी पे फोर्स लगाया, बी ए पे उतना लगाएगा। रॉकेट ने जितना गैस पे लगाया, गैस रॉकेट पे उतना लगाएगा। तो ऊपर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। ऊपर की तरफ रॉकेट पे कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ रॉकेट पे लगेगा u इंटू डी एम बाई डी टी। यस और नो? हाँ सर, रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा u इंटू डी एम बाई डी टी। तो अब अगर मैं सिर्फ रॉकेट का एफबीडी बनाऊं, गैस तो बर्न होकर बाहर निकल गया, सिर्फ रॉकेट का एफबीडी बनाऊं, एफबीडी ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट का मान लो इनिशियल मास एम नॉट था, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम नॉट जी, और ऊपर की तरफ लगेगा एम नॉट इंटू जी, और ऊपर की तरफ लगेगा यू इंटू डी एम बाई डी टी। यस और नो? हाँ सर, अब थ्रस्ट फोर्स यू इंटू डी एम बाई डी टी है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बताओ मैं पूछूं कितने एसिलेशन से रॉकेट ऊपर गया है, तो चलाने वाला फोर्स कौन है इसको, वही अब थ्रस्ट फोर्स। कहां से आया? देखो, गैस बर्न कर रहा है डीएम बाई डी टी रेट से और यू वेलोसिटी से गैस निकल रहा है, तो गैस पे फोर्स कितना लगेगा, वेरिएबल मास सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगेगा। तो एक्सीलरेशन बराबर आपका हो जाएगा चलाने वाला फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी रोकने वाला फोर्स बटा टोटल मास एम नॉट। ये आ जाएगा एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। एक्जैक्टली टी इज इक्वल टू जीरो पे मास, सर गैस जब बर्न होकर बाहर निकल गया तो मास तो कुछ घटेगा, थोड़ी देर बाद घटेगा ना, तुरंत से तो मास लगभग उतना ही होगा ना, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, यही तो पूछता है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, खत्म सर, बस इतना सा। हाँ चलो इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। देख,
चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटा मास, यही करना है। चलाने वाला फोर्स, इसको ऊपर धक्का कौन दे रहा है? ये वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से जो फोर्स आया, देख चलाने वाला फोर्स कौन है? U इंटू डी एम बाई डी टी। रोकने वाला फोर्स कौन है? एम नॉट जी बटा टोटल मास एम नॉट, यही तो एसिलेशन है। तो बस इतनी सुख। हाँ, अब इस एम नॉट को दोनों में डिवाइड कर दोगे तो एसिलरेशन आपका दिखाई देगा U इंटू डी एम बाई डी टी, ये तो ऑफ थ्रस्ट फोर्स है, बटा टोटल मास एम नॉट माइनस एम नॉट जी बटा एम नॉट, जी माइनस कर दिया। तो देखो असल में इसको और अच्छे से देखोगे तो कई बार सवाल ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी पूछ लेते हैं। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में पूछे तो ग्रेविटेशनल एसिलेशन नहीं आएगा, सीधा चलाने वाला फोर्स बटा मास, ये एसिलेशन आ जाएगा। कब? t इज इक्वल टू 0। ऐसा देखो, इसको कौन ऊपर ले जा रहा है? ये फोर्स ले जा रहा है, तो ये फोर्स बटा मास एसिलेशन आ गया, और ग्रेविटी भी तो उसको ऊपर जाने से रोक रही होगी, तो जी माइनस कर दिया। ऐसे भी देख सकते हो, देखो फोर्स बटा मास माइनस एसिलेशन, खत्म। खत्म, रॉकेट टॉपिक ही खत्म हो गया। इतने आसानी से कभी रॉकेट टॉपिक पढ़ा था तो बता दी। सर ये T0 क्या लिख रहा है? इनिशियल एसिलेशन। T0 मतलब इनिशियल एसिलेशन। सुन, ये तो पता चल गया कि मोमेंटम में दो चीजें होती, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो m इंटू डीवी बाई डी टी फोर्स आएगा, अगर मास वेरिएबल है तो v इंटू डी एम बाई डी टी आएगा। रॉकेट वेरिएबल मास सिस्टम का केस है, न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। तो क्या मैं t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स उस पर लिख सकता हूं u इंटू डी एम बाई डी टी? गैस पर जितना फोर्स लगाया रॉकेट ने, रॉकेट पर उतना ही फोर्स लगाया गैस। u इंटू डी एम बाई डी टी तुम्हारा क्या आ गया सर? फोर्स, और बटा तुम उसी मास से डिवाइड कर देते एसिलेशन ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और यही होगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस लिख दे तो सर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो मास कहां से आ गया? भाई ग्रेविटी फ्री स्पेस में मास तो होगा ही, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं होता। और अगर ग्रेविटी कंसीडर करने के लिए बोल रहा है तो t इज इक्वल टू 0 पे यही फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस जी कर देगा, ग्रेविटी कंसीडर करोगे तो हो गया। हाँ, तुमको ये लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन अब पढ़ने पर मुश्किल लगा क्या? नहीं सर अब मुश्किल तो नहीं लग रहा है, तो इजी लग रहा है। अब सुन, आफ्टर टाइम टी अगर मैं देखूं कि टी टाइम के बाद क्या होगा, टी टाइम के बाद क्या होगा, क्या टी टाइम के बाद अगर रॉकेट का इंजन चालू है तो क्या यू बदल जाएगा? नहीं, यू तो रॉकेट का मशीनरी गैस को जिस स्पीड से फेंक रहा है वो यू है, और जिस रेट से गैस बर्न कर रहा है डीएम बाई डी, तो ये तो नहीं चेंज हो रहा। नहीं सर ये भी चेंज नहीं हो रहा, जी सर जी भी चेंज नहीं हो रहा। टी टाइम के बाद क्या चेंज होगा? रॉकेट का मास, रॉकेट का मास। हाँ सर, टी टाइम के बाद अगर एसिलेशन देखोगे तो चलाने वाला फोर्स तो वही रहा, यू इंटू डी एम बाई डी टी। रॉकेट का मास थोड़ा कम हो जाए, कितना? तो एक सेकंड में कितना कम हो रहा है सर? पर सेकंड बर्न हो रहा है डीएम बाई डी टी रेट से, तो एक सेकंड में कम होगा डीएम बाई डी टी। तो टी टाइम में सर डीएम बाई डी टी इंटू टी, उतना मास बर्न हो जाएगा। तो इनिशियल मास एम नॉट था, उसमें से जितना मास गैस में बर्न होकर निकल गया वो माइनस कर दो, एम नॉट माइनस डीएम बाई डी टी इंटू टी। सर ये कैसे? डीएम बाई डी टी पर सेकेंड मास बर्न हो रहा है, तो टी टाइम में कितना बर्न हुआ? इतना बर्न हुआ, तो बचा कितना? बचा हुआ मास लिखो ना, टोटल चलाने वाला फोर्स बटा रॉकेट का बचा हुआ मास, ये आ गया, माइनस एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आंसर आ गया। बस इतना सुख। यस, देख पहली बार तुमको रॉकेट आसान लगा कि नहीं? अगर प्लीज दिमाग में बैठ गया ये चीज तो कमेंट करके जरूर बता। देख आंख बंद करके लिख सकता। सुन, वेरिएबल मास सिस्टम है, हाँ, तो वेरिएबल मास सिस्टम में आ जाता है यू इंटू, चल रहा है ना, सॉरी, वेरिएबल मास सिस्टम में क्या आता है? यू इंटू डी एम बाई डी टी, ये फोर्स बटा मास कर दे एसिलेशन, जी घटा देगा, जी कंसीडर करना है। अगर टी टाइम के इनिशियल, टी टाइम के बाद क्या होगा? देख यू इंटू डी एम बाई डी टी तो बदल नहीं रहा, मास तेरा बर्न हो गया, तो इनिशियल मास में से जितना बर्न हो गया डीएम बाई डी टी इंटू टी घटा दे, बचा हुआ मास आ गया, माइनस जी कर दे, ये आ गया टी टाइम का एसिलेशन। देख देख माइनस जी कर दे, टी टाइम का एसिलेशन आ गया। अब एक्चुअल में ये फॉर्मूला इतना बड़ा होता है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, रटता है, इसलिए तो समझ। अब देख सवाल का तो मतलब तू कच्चा चबा जाएगा गुरु। ये सवाल था ना, देख ये सवाल था ना रॉकेट का, देख ये रॉकेट है ना, सवाल पर 600 kg rocket is set for the vertical firing. If the exhaust speed is 100 meter per second at the rate of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket is. अब सुन क्या कह रहा है, कह रहा है 600 kg उसका मास है, सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग, एग्जॉस्ट स्पीड इतना है, द मास ऑफ द इजेक्शन पर सेकेंड मतलब डीएम बाई डी टी, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ गैस डीएम बाई डी टी, टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट, मतलब रॉकेट में जो अपथ्रस्ट फोर्स है इतना हो जाए कि जस्ट उसके वेट को ओवरकम कर ले, मतलब नीचे की तरफ रोकने वाला फोर्स बराबर चलाने वाला फोर्स बराबर हो जाए। मास तुमको दिया देख 600, जी की वैल्यू तेरा 10, यू की वैल्यू तेरा 1000, डीएम बाई डी टी पूछ लिया है,
3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, 6 केजी पर सेकंड आंसर आएगा, सी आंसर है। कैसे सवाल सॉल्व हुआ? स्पीड ऑफ लाइट से। अब देख, रुक जा भाई बैलून, तू थोड़ा रुक जा, ले बैलून थोड़ा रुक जा, थोड़ा गर्दा उड़ा देते रॉकेट का, देख गर्दा उड़ा देते रॉकेट का। जितना मैंने यकीन में पढ़ा ना, सब सवाल तुमको कराऊंगा, देखिए। द फोर्स ऑन द रॉकेट दैट रिलीज द एग्जॉस्ट गैस विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड इज इतना न्यूटन, देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज, मतलब रॉकेट पर जो कंबशन ऑफ फ्यूल के बर्न होने से फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू होती है यू इंटू डीएम बाई डी टी। तो उसने भाई साहब फोर्स बता दिया, वेलोसिटी बता दी और डीएम बाई डी टी पूछा है। तो 210 बटा 300, 210 फोर्स बटा स्पीड 300 बराबर डीएम बाई डी टी, आंसर आ गया। आगे देख, a cracker rocket is ejecting a gas at the rate of 0.05 kg per second with a velocity इतना, then acceleration of the rocket is, कितनी देर बाद? सर नहीं बताया, सीधा एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट पूछा। एक्सीलरेशन बराबर ये तुम्हारा क्या है? एक्सीलरेटिंग फोर्स। अच्छा, एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, एक्सीलरेटिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो चलाने वाला फोर्स है। मैं नहीं करूंगा। इधर देख, 800 केजी रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सो दैट एग्जॉस्ट स्पीड इतना, then calculate the mass of the fuel burning per second to provide initial thrust to overcome its weight। कर लिया ये, और ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, यही किया वहां 600 पे, इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट, वो कर लिया तुमने। यार अच्छा सवाल पूछा है, अच्छा सवाल भी तो होना चाहिए कुछ, सॉल्व करना पड़े, ये तो कर लिया हमने। 500 केजी रॉकेट सेट फॉर द वर्टिकल फायर एग्जॉस्ट इतना टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टिंग पर सेकंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। ठीक, अब ये करो, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, और इस सवाल को कॉपी करना, बाकी सारे सवाल को छोड़ देना। देखो, 500 केजी रॉकेट सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग एग्जॉस्ट स्पीड इतना टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इनिशियल एक्सीलरेशन बराबर होता है u इंटू डीएम बाई डी टी बटा मास माइनस जी। बात इनिशियल एक्सीलरेशन की, मतलब t इक्वल टू 0 की बात है। इनिशियल एक्सीलरेशन तुम्हारा 20 दिया, 20 बराबर u दिया कि 800, देखो 800 इंटू डीएम बाई डी टी तुम्हारा फिर से पूछा है, मास इनिशियल कितना है, मास नहीं दिया 500, देखो 5000 केजी, 5000 केजी इनिशियल मास, माइनस जी की वैल्यू 10, माइनस 10 इधर लाओ तो 30 हो जाएगा, 30 बराबर डबल जीरो से डबल जीरो काटोगे तो क्या आएगा 8 बटा 50 इंटू डीएम बाई डी टी। अब इसे डीएम बाई डी टी यहां से निकाल दो, आ जाएगा आंसर। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया? आओ अब तुमको बैलून वाला सवाल कराते। ये क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स on 5 kg object, then find impulse imparted on this object is, impulse is equal to change in momentum। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो निकाल दो, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी। अब देखो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट गेन वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 20 न्यूटन फोर्स ऑन 5 kg ऑब्जेक्ट, देन फाइंड इंपल्स इंपार्टेड इन दिस ऑब्जेक्ट इज। 5 kg ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी मिल गया है, तो यही तो इंपल्स हो जाएगा गुरु, चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर जी। अब ये देख बैलून वाला सवाल, अब बैलून हैज 2 ग्राम एयर, बैलून के अंदर 2 ग्राम एयर है, ठीक है 2 ग्राम एयर है, तो बैलून के अंदर 2 ग्राम एयर है। अ स्मॉल होल इज मेड इन एयर कम्स आउट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, कंप्लीटली श्रिंक इन अ 2.5 सेकंड, देन एवरेज फोर्स ऑन द बैलून इज, ये 2.5 सेकंड में सिंक हो गया है, तो एवरेज फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा? देख मेरी बात सुन, सवाल का लैंग्वेज पढ़ के तुमको क्या लग रहा है? 2 ग्राम एयर था उसमें, स्मॉल होल किया, एयर कम्स आउट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, जो अंदर वाला एयर है, जो 2 ग्राम एयर है, वो बाहर की तरफ कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, एंड कंप्लीटली सिंक इन टाइम 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में पूरा निकल गया है। देन एवरेज फोर्स क्या होगा? तो एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। हाँ, अब टोटल चेंज इन मोमेंटम में आप लिखोगे v वेलोसिटी से निकल रहा है इनटू टोटल डेल्टा एम निकला है बटा डेल्टा टी, यहां m इंटू डेल्टा भी लिखते थे पहले, अब लिखेंगे v इंटू डेल्टा एम। अच्छा यस, ये तुम्हारा शानदार सवाल है, आंसर यहां से पुट करके निकाल लो। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैंने सारी चीजें बड़े सीक्वेंस में आपको करा दिया है, सारी चीजें सीक्वेंस में क्या करा दिया है, तो मैंने आपको हर एक चीज जो मैंने के पढ़ा है वो सारा कुछ आपको बताया। गन बुलेट सिस्टम मैं आपको सेंटर ऑफ मास कोलिजन में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पढ़ा भी दूंगा ना तो वहां पढ़ाना पड़ेगा, कि मैंने 2 बार पढ़ा है। ठीक है, अब एक दो स्पेशल केस है वो भी बता देता हूं, जैसे लिक्विड फ्लो करता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा पाइप है और इस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है रो डेंसिटी का v वेलोसिटी से, मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड की वेलोसिटी है v, उसकी डेंसिटी है रो, तो ये भी तो वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल हो गया। सर कैसे? देखो, हर सेकेंड में क्या यहां से कुछ लिक्विड का मास बाहर निकल रहा होगा, हाँ, तो इस लिक्विड का मास पर सेकेंड बाहर निकलना कांस्टेंट वेलोसिटी v से,
तो लिक्विड अपने आप तो नहीं बहेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा फोर्स हो जाता है लिक्विड का रो ए वी स्क्वायर। मैं हर चीज बता देता हूं। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है। अगर इस पर अभी तक नहीं आया नीट में सवाल, अगर आ गया तो सीधा याद रखिएगा। डेंसिटी ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, एरिया ऑफ पाइप होगा या लिक्विड स्ट्रीम होगा, वी है स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ लिक्विड, लिक्विड का स्पीड है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। रो क्या है सर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी स्पीड ऑफ लिक्विड। इसके एप्लीकेशन से एक बढ़िया सवाल बन जाता है। क्या बनता है? जैसे मान लो एक लिक्विड स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और यहां पे रखा हुआ एक प्लेट एम मास का। अब ये लिक्विड स्ट्रीम गया 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 और जितने स्पीड से इस पर टकराया है उतने ही स्पीड से रिबाउंड हो गया। रिबाउंड विथ सेम स्पीड, रिबाउंड विथ सेम स्पीड वी। तो ये लिक्विड इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया होगा? फोर्स ऑन ब्लॉक, फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा? तो आप सीधा कहेंगे देखो ये गया रो वी स्क्वायर से और आया रो वी स्क्वायर से, तो 2 रो ए वी स्क्वायर फोर्स है। बस फोर्स ही तो है ये। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम करके ड्राइव करते हैं वो डबल हो गया कि भाई अगर ये लिक्विड जाके टकरा के रुक जाता तो फोर्स लगाता रो ए वी स्क्वायर, अगर रिबाउंड हो गया तो 2 रो वी स्क्वायर। ये कंसेप्ट है। तो सर अगर अगर लिक्विड ऐसे आता, अगर लिक्विड टेढ़ा आता सर जी, कि मान लो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से लिक्विड इस पर बाहर निकल रहा है और जाके इस पर टकरा के ऐसे आ रहा है और ये एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डायरेक्शन में अगर चेंज हुआ है तो क्या ये फोर्स आप ऐसे लिख दोगे? √2 रो ए वी स्क्वायर। हाँ, ये जेई मेन में कई बार आ चुका है। अच्छा क्या आपने बता दिया, 2 रो ए वी स्क्वायर रूट 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 रूट। एक और सवाल आता है डिस्क बॉल प्रॉब्लम। जैसे मान लो ये डिस्क है, अब ये डिस्क एम मास का है, ये डिस्क खाली नहीं है, एम मास का है, हल्का नहीं है, एम मास का है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा तो नीचे गिर जाएगा। अब मैं इसको रोकने के लिए क्या करता हूं, बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे बॉल है ना, इन बॉल है मान लो, इन बॉल है मान लो, इसको यू स्पीड से फेंकता हूं, ये जाता है टकरा के वापस आता है, ये जाता है टकरा के वापस आ जाता है, ये जाता है टकरा के वापस आ जाता है। ऑल रिबाउंड विथ सेम स्पीड, ऑल रिबाउंड विथ सेम स्पीड, सारे सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहे हैं। हर बॉल की मास स्मॉल एम है, बॉल का मास स्मॉल एम है, डिस्क का मास कैपिटल एम है, मास ऑफ डिस्क कैपिटल एम। तो पर सेकेंड कितना बॉल रिबाउंड हो रहा, मतलब जाके टकरा रहा होगा, बताओ पर सेकेंड कितना बॉल टकरा रहा होगा? पर सेकेंड बॉल कोलाइड विथ डिस्क। ये करो तो कैसे करें? देख भाई ऐसा है, सबसे पहले एक सिंपल सी बात बता, जितने स्पीड से बॉल जा गया उतनी स्पीड से वापस आ गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना तो लिखेगा? तो एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम होगा 2mu, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एमयू से गया और एमयू से चलता रहता तो चेंज नहीं होता, एमयू से गया और एमयू से वापस आ गया तो चेंज डबल। 1000 बार सिखाएगी। हाँ, अब तो इसी को टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट से डिवाइड कर दे। ये क्या है? डेल्टा टी, टोटल टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट की एक बॉल कितनी देर तक हवा में टकरा के रहा है। अच्छा, ये डेल्टा टी आपका हो गया टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक बात बता, फोर्स क्या होता है? सर फोर्स यही तो होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तेरा क्या आ जाएगा? 2mu बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ है पर सेकेंड, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई टोटल टाइम, एक बॉल पे फोर्स कितना लगा है, तो एन बॉल पे टोटल फोर्स कितना लगा होगा? टोटल मान ले कैपिटल एन बॉल गया है, कैपिटल एन बॉल मान ले तो टोटल, तो क्या एन 2mu बाई डेल्टा टी आ जाएगा? हाँ सर। अब इन बॉल पर जो टोटल फोर्स लगा है किसने लगाया सर? डिस्क ने। तो डिस्क पे कितना फोर्स लगा होगा? इतना ही लगा होगा, फोर्स ऑन डिस्क। तो फोर्स ऑन डिस्क हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एन 2mu बाई डेल्टा टी। मान लो यहां पर डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, एन बॉल को हमने फायर किया डेल्टा टी में, ऐसे मान लो एन बॉल कोलाइड इन डेल्टा टी टाइम, मतलब टोटल एन बॉल जाके टकराया, डेल्टा टी टोटल टाइम ऑफ कोलिजन है। तो टोटल बॉल बटा टोटल टाइम, नंबर ऑफ बॉल पर सेकेंड हो जाएगा। तो फोर्स ऑन अ डिस्क ऊपर की तरफ लगा इस बॉल की वजह से, और डिस्क पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और छोटे छोटे बॉल की तरफ ऊपर की तरफ, टोटल फोर्स बैलेंस कर दो बराबर रखे, ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल एन 2mu। तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल mg बटा 2mu, यह बॉल पर सेकेंड। ये कैसे आया? अरे लाला, ये टोटल बॉल बाई टोटल टाइम है। मैं तुम 4 सवाल करते हो 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सवाल करोगे? 1 पर सेकेंड हुआ आ गया।
अच्छा सा टोटल टाइम से डिवाइड किया, हाँ ऐसा यूनिट में टोटल टाइम रहा होगा। तो हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको मैंने करा दिया, मतलब इतने डिटेल में बनाया कि हर एक चीज मैंने आपको बताया। अगर छोटी मोटी चीज कुछ बची होगी तो मैं बैठ के देख लूंगा, आपको करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। हर सवाल यहां तक आपसे हो जाना चाहिए। ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है बेटा। अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा हमने, अब फ्रिक्शन हम शुरू करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन मतलब रफनेस। यस, रफनेस। किस चीज का रफनेस सर? रफनेस होता होगा किसी चीज का, रफनेस सरफेस का रफनेस। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये बहुत चिकना दिख रहा हो, लेकिन असल में बोर्ड चिकना नहीं है। तो कैसा है जी? ये बोर्ड रफ है, खुरदुरा है। क्या बात कर दो, हमको तो चिकना चिकना देख रहा था, नहीं खुरदुरा है, कांटे लगे हैं इसमें, कांटे कांटे लगे, कांटे लगे, और उसी कांटे में जाके इसका कांटा फंसता है, तभी हम लिख पाते हैं। तो कांटे में कांटा लगा। हाँ, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जिस चिकनाई को देख के आप फिसल जाते हैं, जाके उसमें फंस जाते हैं। चिकनाई को देख के अक्सर लोग फिसल जाते हैं, जाके उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के बाद आप चाहे कितना भी अलग होना चाहे, खुद से अलग नहीं हो पाते हैं। आपको अलग करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जहां भी आपको चिकनाई देखे तो पहले आराम से रुक जाइए, माइक्रोस्कोप लगा के देखिए कि वो सच में चिकना है कि खुरदुरा है। क्योंकि जो चीज आपको चिकना दिख रहा है, पास से जाके गौर से देखेंगे तो उसमें खुरदुरा दिखेगा। वो उतना चिकना है नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है। वो दूर से आपको गलतफहमी हो जाती है। कुछ चिकना नहीं है, सब कुछ खुरदुरा है, सब रफनेस। परफेक्ट चिकना दुनिया में कुछ बना ही नहीं। तो जिस चिकनाई को देख के आप फिसल जाते हैं, फिसल के जाके उसमें चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद भाई साहब कितना कोशिश कर लो, अलग नहीं हो पाते बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है कि, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब दो ऑब्जेक्ट को चिपकाने वाला चीज है, ये है फ्रिक्शन। अच्छा सर जी, अब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुरदुरा है, जो रफ है, उसमें कांटे लगे हैं ऐसे, उसके ऊपर दूसरा कांटा वाला ऑब्जेक्ट रखो, दोनों फंस जाएगा। अब ये उतना ही ज्यादा फंसेगा जितना बड़े बड़े कांटे होंगे। अगर मान लो छोटे छोटे कांटे तो हल्का फंसा, बड़े बड़े कांटे तो और फंसा, और बड़े कांटे तो एकदम ऐसे फंस जाएगा। ओहो हो, ये तो पूरा फंस गया, लो ये पूरा फंस गया। तो जितने बड़े बड़े कांटे होंगे उतना ज्यादा फंसेगा। समझ में आया सर? फंस गया है, फंस गया। अब आप उसको अलग करना चाहेंगे तो वो जो इंटरलॉकिंग हो गई, हाँ इंटरलॉकिंग बोल सकते हैं सर, फंसना क्या बोल रहा हूं, अंग्रेजी बोलो, हाँ इंटरलॉकिंग। उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हम फोर्स लगाएंगे। जब हम फोर्स लगाएंगे तो इंटरलॉकिंग आसानी से टूट जाएगा क्या? नहीं, वो तो बंद गया है। तो एक फोर्स होता है जो इस इंटरलॉकिंग को मिनिमम तोड़ने के लिए लगाना पड़ता है, वो इसके इंटरलॉकिंग के मैक्सिमम रोक के रखने की क्षमता से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो इंटरलॉकिंग टूटेगा। यस सर, तो फ्रिक्शन कुछ ऐसा होता है। अच्छा, फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट भी लगेगा। अब अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं है, चिपके ही नहीं, तो फंसोगे कैसे? चिपकोगे तो कांटेक्ट हुआ, तब फंसोगे तो लगेगा। तो फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, और कांटेक्ट के साथ साथ रफनेस का भी होना जरूरी। मान लो, वैसे तो कोई भी चीज चिकना नहीं है, लेकिन मान लो तुम कहते हो नहीं परफेक्ट स्मूथ है, जैसे अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन में चीजें पढ़ी, वहां पे चिपका नहीं था सर, चिपका था, लेकिन हमने क्या माना? एकदम स्मूथ माना। तो अगर मान लो चिपका है दो ऑब्जेक्ट, लेकिन सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट चिपका, सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर चिपका और रफनेस है, कांटे लगे हैं, तब चिपकेगा, तब चिपकेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन भी ऐसा नहीं है कि चिपक गया तो लग ही जाएगा। अब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हवा में, तो क्या इसके बीच फ्रिक्शन लगेगा? नहीं सर, चिपकना जरूरी है। अगर चिपक गया तो अगर स्मूथ है तो चिपकने के बाद भी नहीं लगा, रफ होना चाहिए, चलो रफ भी है, और मान लो चिपक के पड़ा हुआ है, तो तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा जब तक इसमें मोशन नहीं आएगी, या फिर मोशन की टेंडेंसी नहीं आएगी। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट को चिपका के रखने की कोशिश करता, नहीं। फ्रिक्शन वो है जो दो ऑब्जेक्ट को अगर कोई अलग करने की कोशिश करे, तब उसको चिपका के रखने के लिए एफर्ट्स लगाता है। जैसे मान लो कि ये खुरदुरा है, कांटे लगे इसमें, और इस पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगा है जो भी खुरदुरा है, उसमें भी कांटे लगे हैं, ये दोनों फंसा पड़ा है। फंसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हाँ सर, फंसा पड़ा है। अब ये फंसा पड़ा है, अब आराम से ये बैठा है, रफनेस इसकी म्यू है। म्यू क्या बताता है? कितने बड़े बड़े कांटे हैं। तो ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था, ये वही बताता है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो ये बताता है कांटे कितने बड़े। अगर म्यू 0 मतलब कांटा नहीं, चिकना चिकना, एकदम चिकना चिकना। और वो जो गाना कांटा लगा, वही बताता है कि कितना बड़ा कांटा लगा, मतलब म्यू की वैल्यू बताता है। अच्छा गुरुजी, ये बात है, हाँ। तो म्यू मतलब कितना बड़ा कांटा, लो बताओ कितना बड़ा कांटा लगा, ठीक है, कितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब मैं पूछूं कि बताओ कांटेक्ट है, हाँ कांटेक्ट है, देखो ना ये एकदम चिपक गया इसके साथ, देखो नहीं चिपका हुआ दिख रहा तो चिपका देता हूं, एकदम चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, हाँ।
कांटा लगा है, हाँ कांटा भी है म्यू का, इसमें फ्रिक्शन लगेगा नहीं। फ्रिक्शन तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं इसको धक्का मार के चलाने की कोशिश नहीं करूं। और मान लो कि इसको धक्का मार के मैं आगे चलाने की कोशिश करता हूं, तो जो कांटे लगे उस पर पीछे फ्रिक्शन लगा के रोकेगा, और इसी को मैं पीछे चलाने की कोशिश करता हूं, फ्रिक्शन आगे लगेगा। साला फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और कहां लग रहा है, देखो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा है, जिधर कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके पैरेलल लग रहा है। बताओ फील आ रही कि नहीं फ्रिक्शन में? फील तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखो, तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई डाउट नहीं सर, कॉन्टैक्ट भी लगता है। दूसरी बात, एक्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, हाँ सर पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। रफनेस एंड इंटरलॉकिंग इज अ रीजन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रीजन क्या है? कितना बड़ा कांटा लगा है ना, रफनेस, रफनेस कितना बड़ा कांटा लगा है और कितना मजबूत इंटरलॉकिंग है। अच्छा एक बात और सुनिए, बड़े बड़े कांटे का मतलब मजबूत इंटरलॉकिंग और ज्यादा ही फ्रिक्शन हो जरूरी नहीं है। तो कहा है गुरु जी, अगर मान ले गुरु जी इतना बड़का बड़का कांटा हो, देख गुरु जी इतना बड़का बड़का कांटा, तो मतलब फंस जा तो पूरा, हाँ मान ले कांटा बड़ा हो फंस गया, लेकिन ये जो फंसा है वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं है इस पर, एकदम हल्का सा ऐसे ऐसे फंसा है, कोई भी झटका से मारेगा हल्का हो जाएगा। तो एक होता है कि बड़े कांटे हैं, लेकिन बड़े कांटे में हल्का हल्का सा फंसा है, ये टूट जाएगा। अब मान लो बड़े कांटे हैं और ऐसे फंसा, ऐसे देख ये बड़ा कांटा को ऐसे फंसा, ऐसे करके ऐसे फंसा दिया, अब अलग करके बता। मुश्किल हो गुरु जी। तो ये किस केस में ऐसा होगा? जब ऊपर से दबाव बहुत लगा, दबाव मतलब कांटेक्ट बहुत मजबूत है। देखो इसको मैंने ऐसे रखा, बताओ कांटेक्ट मजबूत है कि एकदम लल्लू पंजू है? तो लल्लू पंजू कांटेक्ट है, इसको तुरंत ही अलग कर सकते हो। ये एकदम लल्लू पंजू है, तुरंत अलग हुआ। ये सर एकदम लल्लू पंजू है, तुरंत अलग हुआ। ये सर ये थोड़ा मजबूत लग रहा है, इसको अलग करने में देखो टाइम लगा। ये सर ये तो फंस गए, यहां पे फ्रिक्शन बहुत हाई होगा। तो फ्रिक्शन कितनी बातों पे डिपेंड करती है? सर दो बातों पे। किन बातों पे? कि रफनेस कितना बड़ा, कांटा कितना बड़ा बड़ा है म्यू। दूसरा, उस कांटेक्ट पर कांटेक्ट कितना मजबूत है, कांटेक्ट जितना मजबूत होगा कांटेक्ट फोर्स उतना ही होगा। कांटेक्ट नहीं है मतलब नॉर्मल जीरो, चिपका हुआ जीरो है। अब एक दो सरफेस एक दूसरे को जितना ज्यादा दबाता है, नॉर्मल ही तो उतना ज्यादा होता है। हाँ सर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जितना ज्यादा दबाता है, नॉर्मल ही तो उसका उतना ज्यादा होता है। हाँ गुरुजी सही कह रहे हो यार, सारी बातों में एकदम फील है कि नहीं धुआंधार। अब आओ, मान लो यहां पे एम मास का ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और मैंने ग्राउंड पे इसको रख दिया है। अब एग्जांपल मान लेता हूं कि लेट 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। क्यों 100 न्यूटन फोर्स चाहिए? भाई साहब चलाने की कोशिश करोगे, लंबे लंबे कांटे लगे हैं, और ये तो मास भी है, मास की वजह से mg नीचे लाएगा, mg नीचे को अपोज करने के लिए नॉर्मल भी लग रहा होगा, भाई कॉन्टैक्ट फोर्स है और कांटे भी हैं, तो इतना फोर्स मैंने डिफाइन कर लिया इसके रफनेस की वजह से कि इतना जब फोर्स लगाओगे ना तभी चलेगा। ये सब एक औकात होती है ना। हाँ सर औकात तो होती है, टूटता सब है तोड़ने वाला चाहिए, टूटता सब है तोड़ने वाला चाहिए। कॉन्टैक्ट से कितना भी मजबूत हो, टूटता सब है तोड़ने वाला चाहिए। यहां पे चाहे कांटेक्ट और कांटे कितने बड़े हो, तोड़ने का जो औकात है वो 100 न्यूटन है। अब सुनिए, मान लो कि इस पर मैं इसको पकड़ के आगे की तरफ खींच रहा हूं और जो मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल खींचने के लिए वो 0 न्यूटन है। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स 0 है, मैं कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं आएगा, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन बड़ा समझदार है, 0 लगेगा। अब मान लो कि मैंने यहां पे अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन लगाया, क्या ये 50 न्यूटन लगाने पर चल जाएगा? नहीं सर, इसकी टूटने की औकात है 100 पर, मतलब जब तक 100 नहीं लगाओगे तब तक नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं चला क्योंकि फ्रिक्शन इस पर पीछे कांटेक्ट पर पीछे फोर्स लगा के रोक रहा था, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। फ्रिक्शन भी पेयर में लगता है। ये मैंने बनाया है ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ये ऑन ग्राउंड, ये इस पर फ्रिक्शन आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे, कांटे पर, जैसे ऊपर वाला मेरा हाथ है उस पर देखो, जैसे मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, तुम खुद करो, दोनों हाथ को कांटे को इस तरह फंसाओ और ऊपर वाले को आगे खींचो, तो आगे जाने से कौन रोक रहा है? इस उंगली का इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा अगर आगे ले जाने की कोशिश करो। फ्रिक्शन हमेशा मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। अच्छा एक बात बताओ, 100 पे चलेगा तो 50 पे तो नहीं चलाना, तो मैं 50 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा हूं तो चला क्यों नहीं? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन 50 लगा लेगा, नेट फोर्स 0 कर देगा। अच्छा
आगे 50 पीछे 50, तो नेट फोर्स 0, तो चलाने वाला फोर्स 50 और फ्रिक्शन रोकने वाला 50, तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं सीधा 94 न्यूटन कर दूं, अप्लाइड फोर्स 94 न्यूटन, तो 94 न्यूटन से फ्रिक्शन रोक लेगा। अब मैं 10 न्यूटन कर दूं, तो थक गया ना भाई, 94 से खींचा तो भी नहीं चला, क्योंकि फ्रिक्शन 94 न्यूटन पीछे लगा। मैंने 10 कर दिया, भाई साहब ये 10 लगा दे। अब अगर तुम मान लो तुम 94 लगा रहे थे, तो ये भी 94 लगाया, अब अचानक से तुम 10 कर दो, भाई साहब ये चलने नहीं देगा, ये तुरंत से 10 कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। इसको एडजस्ट अपने आप को खुद ही करता है। जैसे मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत 20 से, चल नहीं, अब मैं थोड़ा लूज पड़ जाता हूं। ऐसा तो नहीं है कि पीछे चला गया फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन भी लूज पड़ गया। बताओ, अब मैं यहां पे मान लो फोर्स लगाता हूं 95 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 95 न्यूटन। मैं फोर्स लगाता हूं 97 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 97 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैं लगाता हूं 98 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 98 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैं लगाता हूं 99 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 99 न्यूटन लगा के रोक लेगा। मैं लगाता हूं 100 न्यूटन, मैं लगाता हूं 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, मिनिमम 100 न्यूटन फोर्स, मतलब मिनिमम इतना था चलाने के लिए, जस्ट बैलेंस करने के लिए। मतलब अगर मैं 100 न्यूटन लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन लगाएगा, लेकिन 100 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगा। अब मैं अगर 101 न्यूटन लगा दूं, तो भाई साहब फ्रिक्शन तुरंत से 98 न्यूटन लगाएगा, बोलेगा तू जा। सर ये 100 से 98 कैसे हो गया, वो समझाऊंगा फिर। अब अगर मान ले मैं 102 न्यूटन लगाऊं, ये 98 न्यूटन लगा। अब मान ले 120 न्यूटन लगाऊं, ये 98 न्यूटन लगा। अब मान ले 150 न्यूटन लगाऊं, ये 98 न्यूटन लगा। 98 लगाए, 97 लगाए, लेकिन 100 से कम लगाए, वो फिक्स लगाएगा। अब यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो बॉडी की अंदर इस अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से 3 स्टेट डेवलप हो। कौन सी? बॉडी रेस्ट में, यहां से यहां तक बॉडी रेस्ट में, यस और नो, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि नहीं? हाँ सर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। 100 न्यूटन पे तो सर चलने वाला था ना, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन जस्ट चलने की कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है। ये बोल सकते हो अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट मूव करने के कंडीशन में है। और ये वाला जो केस है वो है ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट चल गया, आगे 120 और पीछे कम, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट चल गया। तो ऑब्जेक्ट पर कितने तरह के स्टेट डेवलप हो रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला स्टेट डेवलप हो रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कहां तक रेस्ट में? 100 तक। और रेस्ट की जो लास्ट की कंडीशन है वो अबाउट टू मूव की है, और यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर गया, स्लाइड कर गया। तो अब जब कोई सरफेस में कांटे लगे हो और कांटे से ऑब्जेक्ट फंस जाए, तो आप फोर्स लगाओगे, तुरंत तो नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक नहीं टूटेगा कांटा तब तक चलेगा नहीं। तुम फोर्स लगाओगे, अगर मैक्सिमम जो औकात है फ्रिक्शन की, जहां पे टूटता है उससे कम फोर्स लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। अगर उतना ही फोर्स लगा दोगे औकात के बराबर, तो एकदम लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी, कांटे की टक्कर होगा। उससे कम करोगे, कांटे की टक्कर है, इससे कम करोगे तो ऑब्जेक्ट फिर नहीं चलेगा। इससे थोड़ा भी ज्यादा करोगे तो ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा, इससे थोड़ा भी ज्यादा करोगे तो ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा। इसीलिए 3 तरह का फ्रिक्शन डिफाइंड है। यहां तक जब तक फ्रिक्शन लड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स से, तब तक लड़ने वाले फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओ माय गॉड, यस सुना है सर नाम, यस। और फ्रिक्शन ये जहां मैक्सिमम बॉडी लग रही है, ये फ्रिक्शन की औकात है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट की लिमिटिंग कंडीशन है, इसलिए तो इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां तक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रुका रहेगा। कि आप ये नहीं कह सकते हो स्टैटिक का कंडीशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 50 90 100 तक है। 100 क्या स्टैटिक का सबसे बड़ा वैल्यू है कि नहीं? हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ स्टैटिक, maximum value of static friction is called limiting friction. Static friction is called limiting friction. Limiting friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. Static friction की सबसे बड़ी वैल्यू को हम limiting friction कहते हैं। सर जी सही बात है, ये भी बात एकदम सही है। Static friction की सबसे बड़ी वैल्यू को हम limiting friction कहते हैं। अरे सीधा सा बोलना, फ्रिक्शन की औकात। लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं फ्रिक्शन की औकात, औकात।
और इसको क्या बोलेंगे सर, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो 3 तरह की फ्रिक्शन आ गई। अब क्या तुम्हें नाम हो सकता है तूने पहले भी सुना होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तूने नाम ही नहीं सुना होगा, हो सकता है नाम तूने 1000 बार सुना होगा, लाखों बार नाम सुना होगा, लेकिन फील पहली बार आया है कि नहीं आया? फील पहली बार आया है कि नहीं आया? सर फील पहली बार आया, नाम तो कई बार सुने थे। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनना ध्यान से। ये कम क्यों हुआ? तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना टफ होता है कि मोशन में बना के रखना टफ? देखो, इसको तोड़ते समय ये फ्रिक्शन भी पूरा जान लगा, और इसको तोड़ते समय ये फ्रिक्शन अपने पीक पर होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक बार चल जाएगा उसके बाद जो फ्रिक्शन होगा ना, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रोकते समय फ्रिक्शन थोड़ा था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट चल गया, मोशन में आ गया, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता। अच्छा, तो मतलब कांटे का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब चल ही गया तो कटवा थोड़ा सा मुरझा जाएगा। इसका मतलब म्यू मतलब कांटा। तो क्या म्यू की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है थोड़ा कम डिफाइन होता है क्या? हाँ, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, इस टेबल में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, 3 तरह की फ्रिक्शन की वैल्यू है। हाँ, उस तीनों तरह की फ्रिक्शन की वैल्यू का एक बहुत स्पेशल नेचर है। अगर तुम फोकस करके 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके तुम समझने की कोशिश करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू उसको देखो, स्टैटिक की वैल्यू है, सॉरी लिमिटिंग की वैल्यू उसको देखो, और स्टैटिक की वैल्यू उसको देखो। 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके देखो। और क्या तुम यहां पे स्पेशल कुछ चीज डिकोड कर पा रहे हो? स्क्रीन पॉज करके देखो, करो करो करो, स्क्रीन पॉज करो, देखो, सोचो। अब देखो, सुनो, यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स है अगर वो लग रहा है तो, और वो तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। वो 98 98 98 है, या तो 96 96 96 हो, या 97 97 97 हो। एक कांटेक्ट के लिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे तो एक ही कांटेक्ट डिफाइन होगा। तो दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में है तो उसके कांटेक्ट के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यूनिक होती है। कितनी होगी डिफाइन करूंगी, यूनिक होती है। और फ्रिक्शन की औकात पर्टिकुलर एक कांटेक्ट की फिक्स होती है, 100 न्यूटन। ऐसा तो नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 100 ही है, और स्टैटिक की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। नोटिस किया तूने? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है अगर वो लिमिटिंग और काइनेटिक है तो। लेकिन अगर वो स्टैटिक है तो उसकी वैल्यू एडजस्टेबल होगी खुद से। और कैसे एडजस्ट होगी? जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही है। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाया क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शन उसको रोक रख पा रहा है, उस तक जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स बराबर होगा। लेकिन एक लिमिट पर जो मैक्सिमम औकात है फ्रिक्शन की, वहां पे फ्रिक्शन और तुम्हारा अप्लाइड फोर्स बराबर होगा। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स वहां भी बराबर है, लेकिन एकदम कांटे का टक्कर हो गया, वहां पे थोड़ा भी ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट चल जाएगा, थोड़ा भी ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट चलेगा। जब ऑब्जेक्ट चल गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, आइए आपको समझाएं। पहला फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट। अच्छा, और रेस्ट ऐसा नहीं कि वो साला चल ही नहीं रहा हो, रेस्ट मतलब जिस कॉन्टैक्ट पे रखा है उस कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट होना है। स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, फिसनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अब तुमको समझा देता हूं थोड़ा, जो 99% बच्चों को डाउट रहता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको रख दिया और मैं इसको चला रहा हूं। अब बताओ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा? अगर लग रहा होगा तो स्टैटिक। क्यों? क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है ना। कॉन्टैक्ट सरफेस पे जब तक स्लाइड नहीं करता तब तक फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं आता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड सेल्फ एडजस्टेबल। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है माइनस ऑफ अप्लाइड फोर्स होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और ये क्या करता है स्टैटिक फ्रिक्शन? ये मोशन को अपोज नहीं करता है, अपोज टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट में मोशन की टेंडेंसी पैदा हो रही उसको ये अपोज करता है, क्योंकि मोशन तो हुआ ही नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने के कंडीशन में आ जाए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल एंड रफनेस। तो देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू लिमिटिंग इनटू एन, जहां पे म्यू एल है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कांटे कितने बड़े बड़े हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? और एन है उस कांटेक्ट पर नॉर्मल।
mg नहीं, बच्चा कहता है म्यू mg फोर्स होता है सर, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg होता है। म्यू mg इसलिए होता है जिस कांटेक्ट पर नॉर्मल mg के बराबर होगा तो म्यू mg लगेगा, अगर नॉर्मल कुछ और है तो कुछ और लेना पड़ेगा। अच्छा, ये कब लगता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाए, मतलब ये फ्रिक्शन की औकात होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यही होता है। हाँ सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यही होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यही होता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और अगर मोशन में आ गया तो हम कहते हैं उसको काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, जहां पे म्यू के की वैल्यू म्यू एल से थोड़ा कम रहता है। सर कई जगह पे दोनों बराबर दिए हुए रहते हैं तो दोनों को बराबर लोगे। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट चलने की कंडीशन में आ गया तो उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एन वो फोर्स है जितना आप लगा दोगे तो उसमें मोशन की क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी। तो अगर तुमसे पूछे किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट चलाना है, मुझे चलाने की कंडीशन में लेके आना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना फोर्स लगा दो चल जाएगा। मतलब फ्रिक्शन की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा लग सकती है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट चल जाएगा तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब अगर तुमसे कांटेक्ट फोर्स पूछे तो अब कांटेक्ट फोर्स का मायने और नजरिया बदल गया है। ऐसे अब कांटेक्ट फोर्स जब भी पूछता था अभी तक तो तुम सिर्फ नॉर्मल की बात करते थे। यस सर, कांटेक्ट फोर्स अब तक जब भी पूछता था तब तुम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल की बात करते थे। हाँ सर, नॉर्मल की तो बात करेंगे कांटेक्ट में, नहीं, अब कांटेक्ट पर फ्रिक्शन भी लगता है। तो जब भी तुमसे कांटेक्ट फोर्स पूछे तुम नॉर्मल लगाओगे परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस, फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस दोनों लगाओगे। अरे हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। यस, नेक्स्ट समझिएगा कि फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, हाँ पैरेलल लगता है। ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग के इक्वल या ज्यादा फोर्स लगाना होगा तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। अगर आप लिमिटिंग से कम लगाओगे तो वो फोर्स नहीं चलेगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा होगा, उस केस में स्टैटिक लग रहा होगा। अब आते हैं ग्राफ, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में हमें ग्राफ समझ। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एफ फ्रिक्शन, ये एफ फ्रिक्शन, और ये है एफ अप्लाइड, ये आपका एफ अप्लाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? झमाझम, जोरदार। एक बात बताओ, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा, अगर अप्लाइड फोर्स 10 है तो फ्रिक्शन फोर्स 10 लगेगा जब तक ऑब्जेक्ट चलना चाहे, अगर अप्लाइड फोर्स 20 है तो फ्रिक्शन भी 20 लगेगा, अप्लाइड फोर्स 30 है तो फ्रिक्शन भी 30 लगेगा। मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, एकदम 45 डिग्री एंगल पे स्लोप 1 होना चाहिए, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। कब तक? जब तक आपका ऑब्जेक्ट चलने की कंडीशन में ना रीच कर जाए, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर ऑब्जेक्ट रीच कर गया, जैसे अप्लाइड फोर्स तुमने लगाया फ्रिक्शन बढ़ेगा, अप्लाइड लगाओ फ्रिक्शन बढ़ेगा, टेबल देख लेना। तो अप्लाइड फोर्स तो तुम दुनिया में कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो अपनी औकात से ज्यादा लगेगा नहीं। अब मान लो तुमने वो फोर्स अप्लाइड लगा दिया, वो अप्लाइड फोर्स लगा दिया जिस पर फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू को रीच करे, उस तक अगर तुम पहुंच गया तो ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आ गई, फ्रिक्शन को तुमने औकात दिखा दी, फ्रिक्शन को तुमने उसका औकात दिखा। तो फ्रिक्शन अपना औकात कब देखे? अरे वाह यार, ये बढ़िया है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है। अब तुम फोर्स को बढ़ाते गए, जिस फोर्स पर तुम उस फ्रिक्शन की उसकी औकात दिखा दोगे, फ्रिक्शन अपने औकात पे पहुंच जाएगा, वहां के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, वहां के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। अब तुम अप्लाइड फोर्स कुछ भी बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको कहते हैं एफ काइनेटिक। वाओ, कितना आसान हो गया। और ये थोड़ा सा ग्राफ, ये हल्का सा कर्व बनता है, ये इसका रीजन नहीं समझना बस यार। ठीक है, और सही और इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन कैनॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक को मैंने ऐसे रखा और एक को मैंने ऐसे रखा, सेम ही ऑब्जेक्ट है और सेम ही रफनेस है, तो दोनों केस में तुम्हारा फ्रिक्शन सेम लगेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए, सर क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने यहाँ पे इंटरलॉकिंग बनाई तो यहाँ पे सर 4 इंटरलॉकिंग बना, और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे शायद 12 बन गए, तो फिर जितना ज्यादा कांटा फंसेगा उतना लगना चाहिए। अब देखो क्या होगा, अगर तुम ऐसे रखोगे तो यहाँ पे इतने ही दूर में
तुम्हारा mg फोर्स नीचे लगने की वजह से नॉर्मल लगेगा, हाँ, तो फोर्स तुम्हारा कम दूर में लग रहा है, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पे दबाव ज्यादा होगा। अब यहाँ पे उतना ही नॉर्मल लगेगा, मास तो वही है, नॉर्मल उतना ही लगेगा, लेकिन ज्यादा दूर में उतना नॉर्मल लग रहा है तो प्रेशर कम होगा। नहीं समझे? सोच ध्यान से, इसको थोड़ा सा खुद भी तो सोचने की सीख। फ्रिक्शन तुमको समझ आया तो क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रट तो ले, ठीक है, एरिया याद रखना, नीट में आएगा तो ये कर लेना। अब इसको फील कर, ऐसा क्यों, सोच। दोनों केस में देख, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर बात करूं, वो म्यू इनटू एन होती है। हाँ बताओ, अब एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे रखेगा और एम मास का ऑब्जेक्ट ऐसे रखेगा, नॉर्मल सेम हुआ कि नहीं? हुआ तो फ्रिक्शन सेम होगा, बस खत्म। नॉर्मल सेम हुआ तो फ्रिक्शन सेम होगा, फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। देख, जैसे मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एम मास का, और उस पर मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं कुछ। अगर ये स्लाइड करने की टेंडेंसी में आ गया तो क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा? हाँ सर। नॉर्मल इधर लग रहा होगा? हाँ। अब कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है ना, और नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स अभी तूने देखा, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों बोलेंगे, तो नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन का वेक्टर सम होगा। और नॉर्मल और फ्रिक्शन यहां पे कैसे लग रहा है? एक पैरेलल एक्स एक्सिस में, एक वाई में, तो ये तेरा कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा क्या? अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड की कंडीशन में आ गया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू लगेगी जिसको तुम म्यू एन बोलोगे। हाँ सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी जिसको म्यू एन बोलेंगे। अब मान लो ये एंगल तुम्हारा बन रहा है थीटा, ये एंगल तुम्हारा बन रहा है थीटा, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड के कंडीशन में ये नॉर्मल, ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स और ये तुम्हारा फ्रिक्शन, पहला वेक्टर तूने ये बनाया नॉर्मल, सर बनाया, इस फ्रिक्शन को यहां से शुरू कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ फ्रिक्शन है, वैसे भी इस फ्रिक्शन को पैरेलली लेंथ और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए हम फिक्स कर सकते हैं। सही, थोड़ा बड़ा है वो तो, बनाते से हाथ बड़ा बन गया, फिसल गया बस। ये यहाँ फ्रिक्शन बना सकते हैं, एक्स एक्सिस में पीछे, देखो एक्स एक्सिस में पीछे। टैन थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हो? तो टैन थीटा लिख सकते हैं ये परपेंडिकुलर फ्रिक्शन बटा बेस ये नॉर्मल, लिख सकते हैं। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है सर? म्यू एन बटा एन, एन से एन कट गया, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू आ गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू, ये तुम्हारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आसान लगा, ये बिल्कुल आसान है, टफ लगने का कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, एकदम आसान है। चलिए, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री देन फाइंड म्यू। टैन थीटा बराबर म्यू होता है, तो टैन 30 डिग्री बराबर म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये तो आसान है, यस। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फ्रिक्शन के सवाल आते हैं, उसके लिए बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? अब मान लो फ्रिक्शन वाले सवाल सॉल्व करना चाहते हो, मतलब तुम दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, कांटे वाले दुश्मन से, तो पहले दुश्मन की औकात पता करोगे कि सीधा मैदान में उतर जाओ? मतलब मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हें दुश्मन से लड़ना है, तो सबसे पहले दुश्मन की औकात पता करनी पड़ेगी ना, कि दुश्मन की औकात कितनी है, दुश्मन है कैसा, दुश्मन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। बिना ये पता किए हुए भिड़ जाओगे? नहीं 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 सर, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा। तो तुम खुद ही स्ट्रेटजी बना सकते हो कि हमें फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन से कैसे लड़ना है। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन से लड़ने का सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, क्योंकि फ्रिक्शन की जो औकात है नॉर्मल पे डिपेंड करती है। तो कॉन्टैक्ट पर नॉर्मल पहले निकालो, फिर फ्रिक्शन की औकात निकाल लो, म्यू एल इंटू एन, फ्रिक्शन की औकात निकालो। फ्रिक्शन की औकात निकालने के बाद उस लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स विच इज रीजन ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश कर रहा है या उसमें चलने की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, ये भी याद रखिए। फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन, एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को और टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है एक्सटर्नल से, तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन की औकात बड़ी, एक्सटर्नल फोर्स कम है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो। उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक के बराबर लगेगा, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर लगेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? अप्लाइड के बराबर। मतलब तुम क्या कह रहे हो कि फ्रिक्शन की औकात बहुत बड़ी है, फ्रिक्शन की औकात मान लो 200 न्यूटन की है और तुम 85 न्यूटन लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन तो बड़े आराम से रोक लेगा। और जब फ्रिक्शन रोक रहा होगा तो अपनी मैक्सिमम औकात थोड़ी नहीं यूज करता है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बड़ा एक्सटर्नल से,
मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा तो लिमिटिंग नहीं लगेगा, स्टैटिक लगेगा और अप्लाइड फोर्स के इक्वल एनर्जी। अब तुम कह रहे हो कि सर लिमिटिंग कम है, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा सर? तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल यही तो चलाने की कोशिश कर, ऑब्जेक्ट चल जाएगा। ऑब्जेक्ट चल जाएगा तो जो चलाने वाला फोर्स है माइनस जो फोर्स लगेगा चलने केस में, वो लिमिटिंग नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा, बटा मास, ये सिलेशन आ जाएगा। तो बड़ा आसान करके बनाया है। हाँ, और तीसरा कि अगर लिमिटिंग और एक्सटर्नल फोर्स बराबर, तो जस्ट अबाउट टू केस आ गया, जस्ट अबाउट टू मूव का केस आ गया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड का केस आ गया, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू मूव का केस आ गया, मतलब मूव कर सकता है यहां से। पर मजाक लो मास्टर, यस। अब एक दो सवाल करिए, ये देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, 60 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसको घसीटना चाहता है, मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.8 और काइनेटिक की है 0.5। बताइए क्या करेंगे सर? सबसे पहले नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? इस कॉन्टेक्ट में नॉर्मल कैसे निकालोगे? सिंपल बोलोगे, 10 केजी वाले ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर और ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे। ये नॉर्मल ऑन ग्राउंड है। अगर हम 10 केजी का एफबीडी बनाए, 10 केजी वाले ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल ऊपर और इसका एमजी नीचे, एन बराबर एमजी लिखेंगे। एन की वैल्यू आ जाएगी 10 जी, मतलब 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन तुम्हारा क्या है? नॉर्मल। और फ्रिक्शन की औकात कितनी होती है? चाहे कोई भी सवाल हो फ्रिक्शन का, बेटा यही तुम्हारा रामबाण है। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी आता है तो रिलेट करके कोशिश करो कि आप फ्रिक्शन के सवाल में यही स्टेप फॉलो करते हैं। और नहीं आता है तो इसको रट लो। कोई भी सवाल हो, चाहे आगे आने वाले साला कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल, मतलब ब्लॉक ओवर ब्लॉक हो, एंट सरफेस प्रॉब्लम हो, चेन प्रॉब्लम हो, पुल्ली प्रॉब्लम हो, 10 सब्जेक्ट कनेक्ट कर दे, इंक्लाइन प्लेन पर रख दे, यही स्टेप फॉलो करना है, यही स्टेप फॉलो करना है। अच्छा, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है? पहले नॉर्मल निकाला, फिर हम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एल इंटू एन। म्यू एल बोलिए कितनी है? सर म्यू एल है 0.8, तो आप रखेंगे 8/10, और नॉर्मल कितना है? 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये आ गया तुम्हारा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का तुम्हारा क्या लग रहा है? फिर फ्रिक्शन फोर्स लग, 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग, और तुम अप्लाई कितना कर रहे हो? 60। ओ, अप्लाइड तो हमारे 60 है गुरुजी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो औकात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है, वो तो 80 न्यूटन है गुरुजी। साफ है, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, रेस्ट में चलेगा। अब अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो तुम 60 न्यूटन लगा के चलाना चाहते हो ना, ऑब्जेक्ट नहीं चला, रेस्ट में, मतलब यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन इससे डिसाइड नहीं होगा कि लिमिटिंग कितना था, ये औकात है उसकी, 80 तक लग सकता है। अब 60 न्यूटन को ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन यहां पे 60 न्यूटन ही लगाएगा। अरे सर गजब। नेक्स्ट देखिए, 90 न्यूटन फोर्स है, 0.8 0.5 है। अब इसको करिए, स्क्रीन पॉज करके आप खुद ही करिए, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। नॉर्मल यहां पे 100 न्यूटन निकल के आ गया। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात कितनी होगी? सर म्यू एल इंटू एन। म्यू एल बताइए। सर म्यू एल है 0.8, मतलब 8/10 इंटू 100, 80 आ गया। और अप्लाइड फोर्स तुम्हारा कितना है? अप्लाइड फोर्स तुम्हारा 90, और ये कितना है? 80, मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट चल गया तो सीधा लिखोगे एक्सीलरेशन बराबर चलाने वाला फोर्स 90, रोकने वाला फोर्स मैक्सिमम तुमने निकाला 80 बटा मास 10, तो हो जाएगा 10/10, मतलब 1। और अगर तूने ये निकाल दिया, स्वागत हो, एमआर स्कैम में तू फंस चुका है। सर कैसे? कैसे सर जी? सुन, अगर ऑब्जेक्ट चला, ऑब्जेक्ट चल गया, मतलब फ्रिक्शन को तूने उसकी औकात दिखा दी। अब चलते हुए ऑब्जेक्ट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ी ना लगता है। अरे हाँ, चल गया अगर ऑब्जेक्ट, तो वहां पे लिमिटिंग लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? सर काइनेटिक लगेगा, और आप लिखेंगे म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? तो 0.5 है। हाँ, तो 0.5 मतलब 5/10 गुना 100, डबल जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 50 न्यूटन आएगा। तो 50 न्यूटन कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जब ऑब्जेक्ट चल जाए तब लगेगा। एक्सीलरेशन यहां पे आप लिखेंगे 90 माइनस 50/10, 40/10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब खेला देख रहे हो कैसा हो गया? और आप घबराइए नहीं, पहले म्यू का नेचर समझिए, फ्रिक्शन को फील लीजिए। नीट में 99% सवाल में एक ही म्यू होता है, तो एक ही मतलब म्यूएल और म्यू को सेम मान लेते हैं। हाँ, सेम मान लेते हैं, तो सर लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन तो सेम ही लगेगा। हाँ, सेम लगेगा। तब तो ये सही था। हाँ, तब सही था, लेकिन दोनों अलग हो तो मजे आ जाए। तब तो तुम नहीं फंसोगे ना, बताओ? हाँ सर, तब तो हम गर्दा उड़ा देंगे। सर फंसने की बात क्या कर रहा हूँ, गर्दा उड़ा देंगे सर। जैसे ये सवाल देखिए, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, करिए इसको। देखिए एक ही म्यू दिया मैंने। सबसे पहले एन निकालेंगे आपका। देखिए 10 केजी है तो एन तुम्हारा 100 न्यूटन आ जाएगा।
फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, म्यू एल इंटू एन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6 इंटू 100, 60 न्यूटन आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा। और ऑब्जेक्ट चलेगा तो सीधा लिख सकते हो, चलाने वाला फोर्स देखो 80, रोकने वाला 60 बटा टोटल मास 10, तो आ जाएगा तुम्हारा 20 बटा 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सही है क्योंकि एक ही म्यू है, और एक ही म्यू हो तो वही म्यू एल और वही म्यू के होता है। बताओ, फ्रिक्शन के सवाल में आपको एकदम फील आ रहा है, मजे आ रहे हैं? आज का लेक्चर यही रखते हैं, कल मैं 1 घंटे का ड्यूरेशन और दे दूंगा आपको, 1 डेढ़ घंटे का, है ना? कल मैं और लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा। आई एम सॉरी कि थोड़ा सा हमने इसमें टाइम नहीं मेंटेन कर पाया, डिसिप्लिन, क्योंकि काम आ गया था। सॉरी, ये लेक्चर देख लीजिए, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।